बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और सुबह आपको सुबह बखैर। और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। बिल्कुल जी, और मैं आपका जाना माना और पहचाना, नाम आपने लिखा हुआ पढ़ लिया है, अशफाक इसहाक सिद्दीकी आपके सामने मौजूद है। और जी बड़ी तालियां जी हुकूमत के लिए। उस वक्त जबकि हम सोच रहे थे कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा और मैंने बदिक्कत तमाम जाके अपनी टंकी भरवा ली थी। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा शहबाज शरीफ साहब कि मैंने ढूंढ के पेट्रोल पंप अपनी टंकी भरवाई कि आज जो इजाफा होना है ना उसका समरात मुझ तक नहीं पहुंचेंगे और उसके असरात मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी, 5 रुपए की। बहुत ज्यादा कमी नहीं कर दी, बढ़ाते सिर्फ 30 रुपए हैं और कमी 5 रुपए की कर दी। 5 रुपए बहुत हो गया, 4 कर देते तो शायद अवाम को ज्यादा रिलीफ मिल जाता। बिल्कुल, अवाम जो है उनको मेरे ख्याल में कोई इस बात का असर भी नहीं हुआ कि 5 रुपए मतलब उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि वो देखते हैं जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो 30-35 तक भी चली जाती हैं और 15-15 दिन के हिसाब से बढ़ रही होती हैं। लेकिन अशफाक, ये हो क्या रहा है? IMF ने तो पैसे बढ़ाने का कहा है, ये कम हो गए, तो यहाँ भी कोई घपला चल रहा है? क्या चल रहा है? ओवरऑल क्या हो रहा है? IMF ने कहा है कि जी 4 रुपए का मुसलसल और मुस्तकिल सरचार्ज आयद करते हैं। फिर उसके अलावा भी काफ़ी शराइत है और ये शराइत वैसी हैं जैसे 1998 में लगाई गई थी एटमी धमाकों के बाद। तो खैर मैनेज करना पड़ेगा। आंखें दिखा दी है, आपको ये लगता है इस वजह से ही 5 रुपए कम हुए? वो जो आंखों में आंखें डाल के बात की गई थी, वो मामला कहीं और ना निकल जाए उनका, अख ना लड़ जाए। अल्लाह करे कि मामलात पाकिस्तान की मईशत के साथ ही जुड़े रहें, हुकूमत और IMF के जो हैं। तो बहरहाल एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता है कि ये टिकटॉक, आपको पता है कि टिकटॉक जो कंपनी है उसकी सर्टेन जो है वो एज ब्रैकेट में बड़ी फॉलोइंग है और बड़ी मकबूल ऐप है। लेकिन वो वाहिद ऐप है जिसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है और वो है चीनी ऐप। अब अमेरिका ने अपने ओहदेदारान को कह दिया कि आपने टिकटॉक यूज़ नहीं करना क्योंकि वो हो सकता है कि आपकी स्पाइंग करे। ठीक है, उसके साथ साथ कनाडा ने भी ऐसा कर दिया, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा ही कर दिया। तो आप ये देख लें कि पहले चीनी मसनूआत पर पाबंदी, अब उसके बाद जो है वो चाइना पे क्या कहा जाता था कि आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी लगाते हैं, लोगों को एक्सेस नहीं है सोशल मीडिया पर। अब अमेरिका टिकटॉक पर पाबंदी लगा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाइनीज कंपनी और बहुत पॉपुलर हो रही है, जितनी फॉलोइंग है। और जो अब हम देखते हैं हर साल जो टॉप रेटेड एप्स होती हैं उसमें टिकटॉक नंबर बना रही है काफ़ी टाइम से। तो टिकटॉक से अब अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब KP इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल हो गई। गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। महंगाई की तकलीफ में मुब्तला आवाम को रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी, डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग फिर गिरा दी। ज़र मुबादला में कमी का मसला मजीद गंभीर हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क पर है। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कमजोर गवर्नेंस की वजह से माशी मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज दुनिया भर में सिविल डिफेंस का दिन है। मकसद कुदरती आफात, हादसात और नागहानी वाक़यात से मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए शऊर उजागर करना है। अच्छा तो जनाब, आज भी बड़ी हैपनिंग डे का आगाज हो सकता है। कल तो हमने देखा कि मैराथन एक तरीके से सिलसिला जारी था समाअत का, और कल ही लग रहा था हमें कि उसको नोटिस जो लिया गया है पंजाब KP इलेक्शन पे उसका फैसला आ जाएगा। फैसला महफूज हो गया, फैसला आज सुनाया जाएगा और 90 दिन के टाइम में इलेक्शन होने हैं। ऑलरेडी बहुत कम टाइम रह गया है, 14 अप्रैल होगा पंजाब असम्बली को टूटे हुए और KP को गालिबन जब ये 90 दिन पूरे होने अशफा जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पंजाब KP इंतखाबात पर अस्कूत नोटिस का फैसला गुज़िश्ता रोज जो महफूज किया गया वो सुनाया जाएगा, जो सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा, तारीख हमने नहीं देनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तयन करना है कि तारीख देने का जिम्मेदार है कौन। हम किसी एक से इख्तियार लेकर दूसरे को नहीं दे रहा है, सिर्फ आइन और कानून की निशानदही करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह कर दिया क्या वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। गुज़िश्ता रोज समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला। चलें जी, राजा मोहसिन कल भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम सूरत हाल से हमें आगाह करते रहे, अभी भी उनसे बात करते हैं। राजा मोहसिन, बड़ा की पॉइंट इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तारीख नहीं देनी,
बल्कि हमने ये तयन करना है कि तारीख देनी किसने है, और फिर जाहिर है कि साइमल्टेनियसली उसको फिर जिम्मेदार भी करार दिया जा सकेगा इस सारे मामले का। और असल कन्फ्यूजन यही थी कि इख्तियार है किसका, तो आई होप सो कि आज ये क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ इन इंतखाबात के लिए बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला होगा ये ख़ासी अहमियत रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी चीज़ का तयन करेगी कि तारीख़ बेसिकली देनी किसने है। क्योंकि जिस तरह इस दफ़ा हुआ, असम्बलियों की तहलील कर दी गई, उसके बाद निगरान सेटअप भी आ गया और आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर का ये इख्तियार है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसने सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात की तारीख देना थी, लेकिन गवर्नर्स की तरफ से तारीख नहीं दी गई। गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा और ये कहा कि आप स्टेक होल्डर से मुशावरत करें और उसके बाद इंतखाबात की तारीख दे दें, लेकिन उनकी जानिब से तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम उसी सूरत में करवाएंगे जब हमें गवर्नर तारीख देगा। ऐसे में सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल के तहत जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख दे दी, लेकिन उस पर भी एतराज़ किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो तमाम जो मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो एडवोकेट जनरल्स हैं इन दोनों सूबों के, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके साथ साथ जो दीगर अहम फरीकैन हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, इन तमाम लोगों ने कमीशन की मुआवनत की। और एक चीज़ पर जो तमाम लोग थे वो मुत्तफिक नज़र आए, वो ये थी कि 90 रोज़ में जो इंतखाबात होना है ये एक आइनी तकाजा है और ये आइन की रूह है, इससे बाहर नहीं जाया जा सकता। और अब क्योंकि बहुत सारा वक्त ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, जो 90 दिन का वक्त होता है इस दौरान बहुत सारे इंतखाबी उमूर होते हैं जिनका जो शुरू हो जाया करते हैं, जिसमें इंतखाबी अमले की तैनाती होती है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें बैलेट पेपर्स की छपाई होती है, जिसमें इलेक्शन कैंपेन के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन का वक्त होता है। तो कल बेंच की तरफ से ये इस्तफसार भी किया गया जो इलेक्शन कमीशन है उनसे कि आप ये बताएं कि हम क्या इलेक्शन कैंपेन का जो 28 दिन का वक्त है कानून में उसे कम कर सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा इख्तियार रखता है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने बेंच को बताया कि जो 28 दिन का वक्त है उसे कम करके 2 हफ्ते यानी 14 दिन पे लाया जा सकता है। अच्छा। तो इस तरह ये मुमकिन बनाया जा सकता है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा वक्त जा चुका है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी भी सूरत में 90 दिन से आगे जाते हैं तो फिर आर्टिकल 254 लगेगा उसके ऊपर, और आर्टिकल 254 ये कहता है कि जब आपको किसी भी काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए, 10 दिन 20 दिन, ये जैसे इस मामले में 90 दिन का वक्त है, तो जब आप उससे आगे जाते हैं तो फिर आर्टिकल 254 ये कहता है कि आपने फिर उस चीज़ को उसको वैलिड करने के लिए फिर आप रीजंस देते हैं कि कुदरती आफत थी या ये इशू था, इस वजह से हम जो है वो स्पेसिफिक जो गिवन टाइम था आइन में उससे आगे जा रहे हैं। यानी राजा मोहसिन, हम ये फिर आज समझें कि ये नहीं कहा जाएगा कि फला तारीख को या इतने दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कराए जाए, बस ये तयन हो जाना है आज कि किसकी जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन की तारीख देना। जी बिल्कुल, आज जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हमने तारीख नहीं देनी बल्कि हमने तयन करना है। और अब इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बताएगी कि इलेक्शन की तारीख क्या जो ये दोनों असम्बलियाँ हैं जो मुतल्लिका गवर्नर्स हैं वो देंगे, या फिर जो सदर मुमलिकत तारीख दे चुके हैं वो भी तारीख उतनी ही वैलिड होगी, या फिर इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि ऐसे में जब तारीख नहीं दी जाएगी गवर्नर की तरफ से तो फिर कौन तारीख देगा। क्योंकि यहाँ पर आइन भी खामोश है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देता, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 105 के तहत, चाहे जो भी वो वजह बताए कि मैंने असेंबली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस थी उस पर दस्तखत नहीं किए या मेरी मर्जी से नहीं हुई या जो भी वजह वो बताए, उसके बावजूद अगर वो तारीख नहीं देता तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराना भी तो आईनी तकाजा है। तो ऐसी सूरत में तारीख कौन देगा। तो ये मुल्क की जो आईनी तारीख का एक अहम तरीन केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज अपना फैसला सुनाएगी और ये बताएगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। और ये जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान किया गया है ये भी खासी अहमियत रखता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ तमाम जो लोग थे जिनमें बार एसोसिएशन के आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, दोनों सूबों के एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन के वकील, फिर सदर मुमलिकत के अपने वकील सलमान अकरम राजा, इन्होंने भी बताया कि जी सदर मुमलिकत भी तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट सभी बता रहे हैं कि हम भी इख्तियार रखते हैं, हम भी इख्तियार रखते हैं।
तो मुझे लगता है राजा मोहसिन एजाज सभी समझते हैं, हमारे मेरे और आपके अलावा, कि वो इख्तियार रखते हैं, लेकिन बहरहाल डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि कौन देगा तारीख, एंड दैट इज़ द $1 million क्वेश्चन, एंड इट विल बी आंसर्ड टुडे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड लेट्स होप कि ये फॉर द फ्यूचर भी इस सारे मामले को सॉर्ट कर देगा। तो अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आज लेट्स होप सो कि ये मामला निपट जाएगा और फिर मुस्तकबिल के लिए भी एक नज़ीर बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आईने पाकिस्तान 1973 का है, लेकिन इसमें इबहाम कोई ना कोई पड़े रहते हैं। अगर ना डालना चाहें तो ये ना डालते, यानी गवर्नर पंजाब और वफाकी हुकूमत चाहती तो ये कोई मुश्किल काम तो था नहीं। गवर्नर को बार बार कहा गया डेट दे दें, लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा डेट दे दें, डेट नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को कहा कि गवर्नर की मुशावरत से डेट दें, तब नहीं डेट दी गई। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ मामला और है, वहाँ कहते हैं कि वो असेंबलियां चौके गवर्नर ने डिसॉल्व की हैं, जब गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करे तो गवर्नर को ने तारीख देनी है। वहां तो मामला बड़ा क्लियर है। पंजाब की हद तक इश्यूज है, और जो चूंकि सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत कह दिया था कि 9 तारीख को इलेक्शन होंगे, खैबर पख्तून की हद तक उन्होंने अपना नोटिफिकेशन और अपना ऑर्डर वापस ले लिया है। अब 2 बातें हो सकती हैं जो नजर आ रहा है, क्योंकि कल भी मैं सारा दिन हेयरिंग पे रहा हूँ और परसों भी मैं हेयरिंग पे रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग्स में भी मैं मौजूद रहा हूँ। वहाँ एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, ये तय हो जाएगा, और ये कंसेंसस के साथ मुझे नजर आ रहा है। आपको कंसेंसस लग रहा है? अजहर साहब जरा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर फर्ज करें ये कह दिया जाता है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उस पर आप अमल दरामद होता हुआ कितना देख रहे हैं? क्योंकि पहले भी यही लॉजिक थी, पहले भी यही तौजीहात थी कि जी गवर्नर ने डेट देनी है, तो गवर्नर साहब तो कह रहे थे मैंने तो असेंबली तोड़ी ही नहीं, तो मैं कैसे डेट दूं? आप समझते हैं फिर फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब? अब तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर कह दिया है कि जो भी मामला हो आर्टिकल 220 के तहत हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस हद तक नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस हद तक तो कहेगी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी तय कर दे कि अगर असेंबली खुद ब खुद तहलील होनी है देनी है। सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी तय कर दे। फर्ज करें अगर ये यहाँ मुझे कंसेंसस नजर नहीं आ रहा है, जहां जो कि सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत डेट दे दिया 9 अप्रैल, वो 3 जजेस शायद उसको उस एंगल पे अगर वो देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 9 अप्रैल डेट आ गया, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे और बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट करे। इस हद तक आगे मैं देख सकता हूँ, इस हद तक शायद कंसेंसस ना हो जजेस में, वहां आपको डाइसेंट व्यू या मेजॉरिटी व्यू नजर में आए। लेकिन जो असल इशू है, जो आपका कंसर्न है कि डेट आ भी जाए और आगे इलेक्शन ना हो, तो वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा। जो कि ऑलरेडी 90 दिन में से देखिए 90 दिन में से आज 47 दिन गुजर गए हैं, 43 दिन रह गए हैं सिर्फ। 43 दिन में से 52 दिन का शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को स्क्वीज किया जा सकता है या डेट थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। वो भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट देगी आइन के आर्टिकल 254 को सामने रखते हुए। यानी ये कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा आने वाले दिनों में सेट करने के हवाले से, सिर्फ इतना आएगा कि जो कि इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं, जहाँ हालात यहाँ थे, यहाँ पर कंफ्यूजन थी या एम्बिग्विटी थी, इसलिए थोड़े से हालात बने और एम्बिग्विटी अब आइंदा से सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन कर देगी। लेकिन इलेक्शन होके रहेंगे। मैं बता दूं आपको, इलेक्शन वाला मामला जो है ना, वो चैप्टर अब हो गया क्लोज। यानी कि वी कैन अंडरस्टैंड, अब ये सोचा जा सकता है इस हवाले से, और ये अंडरस्टैंडिंग सब में पाई जाती है कि इलेक्शंस की हद तक जो बहरान है वो सारा टल गया है। यानी कि इलेक्शंस होने हैं मुकर्रर 90 दिनों में, ये सबको समझ आ भी गई है अब। और अजहर साहब, बहुत सारे लोग ये गैस कर रहे हैं कि 3-2 से फैसला आएगा, तो आपके ख्याल में कुछ ऐसे ही सूरत हाल बनेगी या मुत्तफिका आप मामला बढ़ते हुए देख रहे हैं इलेक्शन की डेट के? अच्छा, मैं चूंकि आज तक जितने फैसलों में मौजूद रहा हूं, जहां मैं खुद हेयरिंग में, और मेरी प्रेडिक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट सच ही होती है, ये 90 दिन वाला मामले में तो कंसेंसस होगा तमाम जजेस का कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, और ये मैंडेटरी प्रोविजन है। जहां डाइवर्जेंट व्यू आ जाएगा या डाइसेंट आएगा या मेजॉरिटी व्यू होगा, वो मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हद तक तो नहीं होगा, जो कि सदर पाकिस्तान ने अपना वापस ले लिया नोटिफिकेशन, वहां तो कंसेंसस हो जाएगा। पंजाब असेंबली की हद तक शायद कंसेंसस ना हो कि यहाँ डेट जो है, डेट ऑफ पोल जो है, वो सदर की मानी जाएगी, या कहा जाएगा कि गवर्नर दोबारा डेट दे और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा
कि जनाब सारे इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए और 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनकाद यकीनी यहाँ आकर हो सकता है कि 3 जजेस का ये जो ओपिनियन हो वो 57 की जो कि डेट आ गई हुई है, उन्होंने कहना कि अब डेट आ चुकी है, इबहाम था इसलिए डेट आ चुकी है, इसी डेट को सामने रख के। लेकिन आइंदा से ऐसा होगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन हम कर देते हैं कि आइंदा से असेंबली तहलील चाहे किसी शक्ल में भी हो तो ये गवर्नर की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होगी, गवर्नर की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो बैठकर कि वो जो है अच्छा, और अजहर साहब डेट जो है। एक और चीज़ भी है कि ये तो चले आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी कि कई मामलात हैं जिन पे आइन खामोश रहता है, यानी कि एक जैसे असम्बली तहलील हुई तो उस वक्त तो ये था कि अगर गवर्नर साइन करे या ना करे, समरी भेज दी तो उसके 48 घंटे में तहलील हो जानी है। इसी तरीके से 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने या नहीं कराने, उसके अंदर लिखा था कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे तो क्या होगा ये नहीं लिखा। तो आपको लगता है कि दोबारा से थोड़ा सा मिल बैठ के इसके ऊपर ये जो जहाँ पर खामोशी है उसको दूर किया जाए? अच्छा, ये देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त काम किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरा जिनको पंचायती काम कर रहा है वहां इनको मौका दिया था, लेकिन पीडीएम की जमातें जो कि वुडन माइंड के साथ हैं वो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती हैं। एक मौका दिया था कि कंसेंसस के साथ क्या दिया जाए, लेकिन दूसरी जो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ये 90 दिन से आगे चला जाए। अगर 90 दिन से आगे लेके जाना है, पार्लियामान में बैठे तरमीम करें, आर्टिकल 224 में तरमीम कर दें, लेकिन 60 दिन की जो मिनिमम लिमिट है ना, जो जनरल इलेक्शन के हवाले से भी है, ये सारा टोटल अगर कसूर देखा जाए तो वो इलेक्शन कमीशन का एम्बिग्यूटी इन्होंने पैदा की। अभी जो कि लाहौर हाईकोर्ट की अगर आप हेयरिंग देख लेना, वहां वफाकी हुकूमत, वहां गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत एक ही पेज पे चले आ रहे थे। अगर चाहते तो ये इतना बहरान पैदा नहीं होना था। अब मौका ऐसा आ गया है कि बहरान हमें खत्म करने चाहिए, हमें आईनी बहरान नहीं रहने देने चाहिए, इलेक्शन को आगे लेके चलना चाहिए ताकि इलेक्शन हो और ये मुल्क आगे की तरफ चले। वैसे भी एक और बात बता दूं मैं आपके प्रोग्राम में, याद रखिएगा अगर पंजाब और केपीए की असेंबलियों का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो खुशखबरी कौम को ही होगी, वफाकी हुकूमत फिर नेशनल असेंबली भी जो है वो शायद तहलील करनी पड़े और फिर किसी स्टेज के ऊपर शायद इकट्ठे इलेक्शन हुए। ये तो आपने एक्स्ट्रा हमें आप कह रहे हैं खुशखबरी सुनाई है कि मतलब ये तो बस फिर आम इलेक्शन की तरफ मामला आप कह रहे हैं बढ़ जाएगा। देखते हैं सर, अभी तो पंजाब और केपी का ही हवाले से फैसला आना है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, अपनी माहिराना राय हमें दे रहे थे। लेकिन इस पे अभी ये भी कहना चाहिए कि पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से IMF से मुताल्लिक ये मौजूदा हुकूमत फैसले ले रही है, हाँ जी, और उनकी सुन रही है, तो ऐसे मुझे नहीं लगता या ऐसे आसार नहीं दिखाई देते कि वो फेडरल गवर्नमेंट को इतनी जल्दी गिव अप करना चाहेंगे। बीच में कल जो रिमार्क्स सारे जब आ रहे थे, अदालती समाअत हो रही थी, तो ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट करके कहा कि जनाब ये मामला उस वक्त से शुरू होता है, पंजाब असेंबली की तहलील से नहीं होता, बल्कि जब वोटों की गिनती नहीं कराई गई और जब ये सारा कोई भी फैसला आने लगता है ना, फिर वो पैनामा की तरफ चले जाते हैं। हम बहुत पीछे, कभी बहुत पीछे से जाके हम कभी ब्रॉडशीट का तज़किरा करेंगे, कभी पैनामा का, कभी डॉनलिक्स का, न जाने क्या क्या, जो करंट इशू होगा उस पर बात नहीं करनी। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज फिर एक और मामला हुआ ना जिसके ऊपर सुबह से रिपोर्ट भी कर रहे थे, वो था खान साहब ने पेश होना था और लाहौर से उनका काफिला चला और पहुंचा पिंडी तक, और फिर उसके बाद क्या रहा, तो चार मुकदमात में जमानत हो गई है, एक में उनको कबल गिरफ्तारी जो उनकी जो गिरफ्तारी के वारंट है वो जारी हो गए हैं। और लेकिन साथ में हुआ क्या, अशफाक गए थे जमानत लेने और गए थे पेशियां कराने, लेकिन एक और केस पड़ गया गले, और वो पड़ गया जी दहशतगर्दी की दफात के तहत। वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग दाखिल हुए, उस हवाले से तमाम तर मामला जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला। तो इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आमद पर रश के बाइस गेट पर हमने बदनज़मी होते जी। तो अब ये है कि आप ये देख लीजिएगा कि एक तो जमानत के लिए गए, फिर ऊपर से एक और मुकदमे का सामना इमरान खान साहब को करना पड़ गया। और वैसे ये है कि जाहिर है कि खान साहब को ये भी एक मैसेज देना है कि उनकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा है, वरना सवालात उठाए जा रहे थे कि ऐसा मुमकिनात में से था कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए चले जाते अगर उन्हें पेश होना था या इस तरह की चीज़ें। लेकिन बात यह है कि वो एक सियासी रहनुमा हैं। सियासी रहनुमा जब ग्राउंड में उतरते हैं तो वो अपने मुखालिफ फरीक को ये भी दिखाते हैं कि भाई हम कितने मकबूल हैं, और ख़ास तौर पर जो चेहरों पे संजीदगी थी राना सनाउल्लाह के साथ जो लोग बैठे थे, और उनके भी मरियम नवाज जब नैब पेशी पे आई थी तो पत्थर रख के वो थैलों में रख के उनके कारकुनान आए थे, और अब किस तरीके से ये तो एक रिवायत पड़ गई। जब वो कहा गया था कि उनकी गाड़ी पे लेजर के
के जरिए मारा हाँ गया। जी, तो ये रिवायत पर अगस्त 2020 का वाकया है। तो उनके साथ जो है उनके वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स भी आते हैं, तो अब ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ हम सियासी मैदान से निकलकर अब मुआशी मैदान की तरफ भी आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर पराचा ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साल 2023 के लिए सदर मुंतखब हो गए हैं, जिसका ऐलान OICCI 163 सालाना इजलास जनरल मीटिंग में किया गया, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान मोहम्मद शेख नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर आमिर पराचा का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश मुतादिद चैलेंजेस से हम सब आगाह हैं और वक्त आ गया है जनाब कि ये भी बताया गया है कि वक्त आ गया है कि सब मुत्तहिद हो जाएं, मजबूत पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए और तरक्की नागुज़ीर है जब तक हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ऑलराइट जी, तो वक्त आ गया है जिसका आप लोगों को इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमें आपसे थोड़ी देर के लिए दूर जाना होगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं। अब जनाब हम पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाले एक रिलीफ के हवाले से बात करते हैं कि जिस पर हर कोई अश कर रहा है। जी जी, वो वही वाला रिलीफ। जी जी, वही वाला रिलीफ के 5 रुपए कीमतों में कमी कर दी गई है। और खैर ये आप देख लें कि हातिम ताई की कब्र को एक बार फिर से लात रसीद करने की कोशिश की गई है और अब ये है कि 67 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी। कैन यू इमेजिन सदफ कि 1 रुपया बढ़ता था तो उससे क्या हशर होता था, लेकिन 67 रुपए बढ़ाते हैं तो उन्हें एक कानून पर जूं तक नहीं रेंगती। नई कीमत जी अब 272 रुपए से कम होकर 267 हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार है। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी कमी हुई है। और ये ऐलान, ये वाला जो ऐलान था ना अशफाक, 5 रुपए कमी वाला, ये वजीर खजाना ने आकर किया, लेकिन इससे पहले जो कीमत बढ़ाई गई थी वो बस नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया था। बहरहाल साथ और मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या? मुझे डर लग रहा है कि ये जो कमी की है ना, तो इसके नतीजे में हमें पता नहीं और क्या क्या भुगतना होगा। यानी कि कोई बड़ा अटैक, कहीं बिजली की मद में कहीं 2 पॉइंट बढ़ा देंगे और GST बढ़ा देंगे, ये बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। अभी आप तैयार रहें। ज़्यादा 5 रुपए पे आपने सोचा होगा कि चलो कुछ तो बेहतरी होगी, लेकिन 5 रुपए फिर भी मतलब अवाम कह रही है 5 रुपए। खैर जनाब, मुल्क के माशी बहरान के हवाले से बात करें, वो संगीन हो रहा है और उसके खतरात किस तरह हमारे सामने आ रहे हैं। वो ये कि मूडीज़ ने जो रेटिंग है, ये रेटिंग एजेंसी है, फिर गिरा दी है और ज़र मुबादला में कमी बताई है कि वो बड़ा मसला है, आपका गंभीर मसला है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क पर है और ये हमें मूडीज़ की रेटिंग की वजह से बताया जा रहा है। मूडीज़ रिपोर्ट में पहली बार पाकिस्तान में कमज़ोर गवर्नेंस का इशारा किया गया है कि उसकी वजह से माशी मसाइल बढ़ रहे हैं और इधर रुपए के मुकाबले में हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर बढ़ती चली जा रही है। इसाक डार ने कहा था मैं आऊँगा, 1-2 महीने का टाइम उन्होंने गालिबन दिया था कि ये 200 पर आ जाएगा। जनाब वो 200 पर नहीं आया, वो तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। इसाक डार साहब के आने के बाद बहुत से फवायद हुए। आप ये देखें, आप कह रही हैं कि कोई चीज़ नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, पहले 22-23% तक गई, अब ये है कि 30s क्रॉस करेगी। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि मालियाती खसारा बढ़ा। अच्छा, हमारी जो इंपोर्ट्स जो हैं और एक्सपोर्ट्स तो वो तो दोनों कम हुई, क्योंकि जाहिर है कि इंपोर्ट्स के लिए आपने LCs वो भी बढ़ गया ना जब आप बढ़ा देते हैं। हाँ, नहीं बढ़ाई ना, जब आप अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो वो बस ये है कि काफ़ी सारे जो है वो मसाइल हैं, हमारा इजाफा हो गया और हम लोग आगे भी काफ़ी चीज़ें बढ़ने की तवक्को है और ख़दशात हैं। तो मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो मुज़म्मिल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये ज़रा बताएं कि ये जो 5 रुपए का एक बहुत बड़ा रिलीफ देकर हातिम ताई की कब्र पर लात मारने की कोशिश की है इसहाक डार साहब ने, पहले इस पे आपकी गुजारिशात में सुनना चाहूँगा। देखें जी, इसहाक डार साहब जो है इस वक्त एक कश्मकश में फंस चुके हुए और जो कल जो 5 रुपए उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की है वो बेसिकली कम होनी थी 2 वजूहात की वजह से। एक ये कि जो आलमी मार्केट में जो 15 दिन पहले की जो कीमत थी और जो अब है उसमें फर्क आया, और दूसरा ये कि जो 15 दिन पहले रुपए की कदर, जो रुपए की वैल्यू थी वो 278 रुपए थी, वो कम होकर 260 हो गई है।
तो उसका जो इम्पैक्ट था वो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा इसलिए नहीं आया कि जो पिछले दिनों में जो कीमतें थी, इसाक डार साहब उसको जब बढ़ने नहीं दे रहे थे तो बहुत सारा एक्सचेंज लॉस था पेट्रोल की कीमत में। वो इन्होंने इस दफा वो एक्सचेंज लॉस को एडजस्ट किया कीमत में, यानी कि ज्यादा कम होनी चाहिए थी कीमत, लेकिन उतनी कम नहीं कर सकी। लेकिन अभी देखें, मैं आप लोगों की कॉल आई है ना, तो मैं अभी खबरें पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो हुकूमत ने जो है अखबारों को एक खबर दी है, अच्छा। और हेडलाइन जो है बड़ी दोनों की, ये गवर्नमेंट अनहैप्पी एज IMF शिफ्ट्स गोल पोस्ट, ये डॉन की भी हेडलाइन है। अच्छा। ये जो है ट्रिब्यून की भी हेडलाइन है। ओके। और अगर आप इस स्टोरी को पढ़ें तो इसमें इसाक डार साहब शिकायत कर रहे हैं कि IMF रोजाना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, रोजाना हमसे नई डिमांड्स कर रहा है, अल्लाह रहम और वो करे। ऐसी डिमांड्स कर रहा है कि जिसमें जो है आम आदमी और पाकिस्तानी उड़ के रह जाएगा, और हुकूमत पाकिस्तान भी। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। और मैं तो ये साहब वो तो अभी ये भी कह रहे थे कि उन्होंने तो मुसविदा भी चेंज कर दिया था और जामे मुज़ाकरात का लफ्ज भी उसमें से निकाल दिया था। ये शिकायत वो कर किससे रहे हो? हाँ, वो शिकायत उन्होंने कल US ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ कॉल कर दी। ये भी वो आया, IMF की शिकायत उधर कर दी है कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं पहली बात ये, जरा आप लोग के प्रोग्राम के थ्रू मैं यकजहती का इजहार करूंगा हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वजीर खजाना के साथ। ये भी एक रिकॉर्ड काम हो रहा है तारीख साज के आप यकजहती का इजहार कर रहे हैं हुकूमत के साथ। नहीं, देखें पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। अगर हमें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई मकासद हासिल करने के लिए, अगर मुझे तो अब यही लग रहा है ना कि अगर कोई मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे इख्तलाफात जरूर हैं इस हुकूमत के साथ, और मेरे तो बहुत ज्यादा माशी इख्तलाफात तक माशी, तो जाती किसी से कोई ऐसी बात नहीं है जो पॉलिसीज है। लेकिन अगर उसके ऊपर हमें कोई अगर जाती तौर पर ब्लैकमेल करे हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान से कोई मफादा, तो मैं पहले तो यकजहती का इजहार करूँ। मिल के करें सर यकजहती का इजहार। और ये जो है ये ज्यादती कर रहे हैं, अगर ये IMF वाले कर रहे हैं। देखें, बात ये बड़ी बात करते हैं मुआहिदे की। अगर उन्होंने एक मुआहिदा दे दिया और उस पर अगर हमने अमल दरामद कर दिया है, तो रोजाना आके आप मुआहिदा चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि बदनीयती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बदनीयती IMF को नहीं दिखानी चाहिए। और अगर ऐसा कोई मामला है तो हुकूमत रीच आउट करे हम तक, तहरीके इंसाफ तक, और तहरीके इंसाफ बाकायदा इनका साथ देगी। और किस तरह साथ देंगे? मतलब आप यकजहती का इजहार करेंगे या कोई प्लान पेश करेंगे? क्या देखिए, प्लान भी पेश करेंगे। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब 2018-19 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तो कुछ इसी तरीके के IMF के तेवर थे, और उन्होंने असद उमर से बहुत ही अनरीजनेबल चीजें मांगी थी। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जाके सऊदी अरब, चीन और UAE से पैसे लेकर आके 8-9 महीने निकाले थे, जिसका हमें ताना दिया जाता था कि आप जो है आपने IMF प्रोग्राम देर से दिया, डिले कर दिया। बेसिकली ये चीजें हमारे साथ की थी इन्होंने, और हमने उनके मुंह पे IMF प्रोग्राम मार के 6-8 महीने में पहले अपने माशी इशारे बेहतर किए, और उनको बोला कि देखो आप गलत बोल रहे थे, अब पाकिस्तान के माशी इशारे ये, और उनको ठंडा करके पैसे भी लिए थे। लेकिन वो सियासत की थी मुस्लिम लीग नून ने। तो मुझे अब समझ आ रही आपके ख्याल में मुज़म्मिल उनको वही सियासत समझ आ जाएगी, क्योंकि उनके साथ आप कह रहे हैं वही हो रहा है जो आप लोगों के साथ हुआ। हाँ, लेकिन ये हमें उस वक्त हुकूमत से निकालने के लिए काम करते थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत जो भी है आना, वैसे इनकी 4-6 महीने हैं अगर पूरा भी टाइम देखा जाए, 4-5 महीने। लेकिन ये पाकिस्तान का मामला है। अगर पाकिस्तान से कोई नाजायज चीज कराने के चक्कर में ये IMF कर रहा है, तो इनको रीच आउट करना चाहिए हमें। हम और ये मिलकर जो है सख्त फैसले खुद करें, और फिर दुनिया में जहां से जो ऑप्शन है उसको रिलीज करें, ताकि IMF को नजर आ जाए कि सिर्फ वो ही एक उम्मीद की किरण तो वो बहुत बड़ी है इस वक्त, और वो अपना नाजायज। लेकिन मसला ये है कि उनके हाथ रखे बगैर कोई दूसरा मुल्क भी हमारे ऊपर हाथ नहीं रखता। अभी चाइना ने एक किस्त दे दी है, और फिर मजीद $1 अरब मिलने की तवक्को है वहां से। देखें, ऐसा भी, हाँ, ऐसा नहीं है उनका हाथ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं रख रहे थे हम पे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त जो है पाकिस्तान की इज्जत लाज रख ली थी। ये जो 3-4 ममालिक से पैसे मिल गए थे हमें, और अभी भी अगर हम मिल जाए और आपस में, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी देना, आपस में बैठ के मुल्क के मफाद पे जो है, क्योंकि मैं तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लिए जो है ना, पाकिस्तान है तो हमें है। और अगर IMF कोई पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज करवाना चाह रहा है, कोई और ताकत कराना चाह रहा है, और IMF रोजाना नचा रहा है नई नई डिमांड देकर, तो ये गलत है।
और ये मुआहदा तोड़ रही है। चलें जी, ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, माहिर मुआवजात हमारे साथ मौजूद थे। तो बात यह है कि वो कहते हैं कि हमें बात कर रहे मिल जाना चाहिए उनको, और नहीं तो मैशत के एतबार से अगर कोई ब्लैकमेल करे, बिकॉज ही इज बीन थ्रू दैट, लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज बीन थ्रू दैट, कि किस तरीके से उनको, और अभी मुआहदा हुआ नहीं है। सही बात तो ये है कि बार बार डिमांड्स चेंज हो रही हैं, अभी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी होना है, बहुत कुछ होना है अभी, और सब किसका इंतजार कर रहे हैं जो मार्च में आनी थी, उससे पहले वो नवंबर में आ जानी थी, लेकिन डिले होते होते मामलात यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन जब ये आवाम इतने महंगाई की चक्की में पिस रही है, सारे पेट्रोल की कीमतें और सारी बढ़ने के बावजूद भी मुआहदा नहीं हो, तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि फिर इतना बर्दाश्त ही किया, इतना कुछ सफर क्यों किया। क्या रोजमर्रा के एतबार से आपको फील नहीं होता महंगाई? बेशक पेट्रोल डलवाएं, कोई चीज लेने के लिए जाएं, कोई मतलब मेकअप के प्रोडक्ट से लेके घर की छोटी छोटी चीजों से लेके हर चीज में, टूथपेस्ट को आप शैम्पू को लग्जरी आइटम में डाल के उस पे जीएसटी डबल कर दें, यानी 2% उसे आगे बढ़ा दें, तो फिर जाहिर है अब क्या करें लोग, क्या मतलब साफ सुथरा रहना छोड़ दें? सिगरेट के मामले में तो ठीक किया है वैसे। हाँ चलिए जी, यहाँ तो ब्रेक बनता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बातें आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो बड़ा फैसला सामने आया है कि असद उमर, अली नवाज आवान और इसके साथ साथ राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ज़मनी इंतखाबात से रोक दिया गया है। तो हमारे साथ शाह खालिद मौजूद हैं। जी ज़रूर डिटेल जान लेते हैं। शाह खालिद बताइए, ये बड़ा फैसला सामने आ गया है, तो अब यहाँ पर जो ज़मनी इंतखाबात होने थे इन मेंबरान्स की नशिस्त पर, अब नहीं होंगे फिर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के तीनों मेंबरान कौमी असम्बली की इस्तीफों की मंजूरी का जो स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया है, और जब चूंकि नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ज़िमनी इंतखाबात से रोक भी दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का भी नोटिफिकेशन जो है ये मुअत्तल कर लिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि कौमी असम्बली के मेंबरान से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें भी ज़ेर समाअत है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के 3 मेंबरान के हद तक हमने यहाँ रुजू किया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के मेंबरान के इस्तीफे से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। उन्होंने कहा कि हम वापस असम्बली जाना चाहते हैं। अदालत ने जब उनसे इस्तिफसार किया कि अगर आप अदालत जाना चाहते हैं तो इस हवाले से हम फैसला कर देते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हम वापस असम्बली जाना चाहते हैं। उसके बाद अदालत का यह बड़ा फैसला सामने आया है। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम की इस्तीफों की मंजूरी जो है उनका नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर लिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से भी रोक दिया है। ठीक है, शाह खालिद हमें इस अहम फैसले से मुतालिक बता रहे हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर ने जो मंजूर कर लिए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया है। तीनों मेंबर कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का स्पीकर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए थे, उनके भी स्पीकर ने जो मंजूर किए तो कहा गया था कि वो कानूनी तरीके से नहीं मंजूर किए गए, तो इसलिए जनाब उनको भी नोटिफिकेशन उस हवाले से जो दिया गया था मुअत्तली का, वो जो है वो ख़त्म कर दिया, और अब दोबारा से ज़ाहिर है वो अब मेंबर कौमी असम्बली हैं। तो जिन जिन नशिस्तों पर इंतखाबात की डेट आ गई थी, अब वहाँ पर इंतखाबात भी नहीं होंगे। ये सूरत हाल है अशफाक। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें जी, बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम खबर थी जो कि सामने आई है। अच्छा जी, अब आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, वो इस एतबार से कि आज सिविल डिफेंस यानी कि शहरी दिफा का दिन मनाया जा रहा है, और सिविल डिफेंस के हवाले से हम बचपन में पढ़ते भी रहे, और उसकी बड़ी अहमियत इस एतबार से है कि जब भी कोई हादसा होता है, कोई कुदरती आफत आती है, कोई जंग का समा होता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उस सूरत में आपके पास इदारे भी मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है कि जो कौमी इदारे वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन रेस्क्यू इदारे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आवाम को तरबियत दी जाए, और शहरी दिफा का महकमा अगर काम कर रहा हो, यानी कि जहाँ पर शहरियों को तरबियत दे के इस काबिल बनाया जा सके कि वो ना सिर्फ कि अपने आप को बचा सकें, बल्कि अपने आसपास लोगों की मदद कर सकें,
क्योंकि जब भी कोई कैटेस्ट्रॉफी होती है, कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है, जैसे तुर्की की मिसाल ले लें, तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि आपने करना क्या है। बिल्कुल, और हम जब छोटे थे तो बाकायदा तौर पर स्कूल्स में ये ट्रेनिंग एनरोल दी करते जाती थे थी। लोग। बताया जाता था कि जब ज़लज़ले यानी इसके झटके महसूस हो तो कौन सी ऐसी जगहें हैं हाँ। जहां पर आप अपने आप को जाकर सेव कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई जाती है कि पहले आपने अपने आप को बचाना है, जी, जी। फिर आपने ये ख्याल करना है कि दूसरों की ज़िंदगी को बचाया जाए। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस पाकिस्तान फैसल निसार चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। क्या आप समझते हैं कि एक आम आदमी, इस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, और आजकल के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या बताया जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग देना, और जिस तरीके की अब कुदरती आफात आ रही हैं, प्रेडिक्शंस हो रही हैं, उन हालात में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी शुक्रिया, आज बड़ा अहम दिन है और उस पर आज मुझे आप लोगों ने मदऊ किया इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए। शहरी दफ़ा जो है ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कि एयर डिफेंस कैसे किया जाए जब एयर अटैक्स होते हैं। तो फिर इसको एक्सपेंड करते करते सारी ही जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ या कोई एमरजेंसीज़ हैं उसके अंदर इसका रोल बढ़ गया है। और पाकिस्तान में जैसे फेडरल लेवल पे एक अदारा है सिविल डिफेंस, जो कि जिसका मेन पर्पस ये है कि ये शहरियों को, आम लोगों को, प्रोफेशनल्स को, हमारे अदारे बने हुए जो ट्रेनिंग देते हैं कि जब ऐसे हालात हों तो हमें क्या करना चाहिए, ताकि उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो। और इसके ऊपर जैसे आपने कहा है कि अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि इसको स्कूलों में भी इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी, कॉलेजेस में भी करवाई जाती थी, अब नहीं और होती। बताया जाता था कि अभी इस वक्त प्रैक्टिकली ये नहीं हो रही है और ये रुकी हुई है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने हवाला दिया, टर्की में ज़लज़ला आया, पाकिस्तान में भी वल्नरेबल कंडीशंस होती हैं, या अर्थक्वेक्स भी आते हैं, फ्लड्स भी आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाब भी आते हैं। तो उसके अंदर बहुत ही अहमियत है शहरी दफ़ा की। बेसिकली मैं जल्दी से एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। 2010 में एयर ब्लू के तैयारे को हादसा पेश आया था। उस वक्त हमने ये देखा कि सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, किसी को पता ही नहीं था कि करना कैसे, रेस्क्यू वर्क कैसे शुरू करना है। फिर अब उसके बाद फिर 1122 का महकमा जब आया तो हमने देखा कि उसकी वजह से काम काफ़ी आसान हुआ। फिर NDMA है, काफ़ी ऐसे इदारे हैं, तो आप लोग उनसे मदद लेते हैं अपने एहलकारों के अलावा दूसरों को ट्रेन करने के लिए? नहीं, बेसिकली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे आप बता रहे हैं 1122 है, वो बेसिकली एग्जीक्यूशन में है। उनका रोल है प्रैक्टिकल, जब भी कोई इमरजेंसी होनी है तो उन्होंने रिलीफ पहुंचाना है। हमारा बेसिकली ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स ट्रेनिंग, जो कॉमन मैन को और प्रोफेशनल्स को हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारा रोल उस वक्त नहीं होता है कि जब एक इमरजेंसी आई है तो सिविल डिफेंस। तरबियत के लिए आप उनसे राब्ता करते हैं? जी हम करते हैं, हम उनके कोर्सेज करवाते हैं। और हमारे अभी भी 10 शहरों के अंदर हमारी एकेडमीज हैं, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली हमने पिछले साल में 10,000 लोगों को ट्रेन किया है। जबरदस्त है, जबरदस्त है जी। बहुत शुक्रिया फैसल निसार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सिविल डिफेंस की बड़ी अहमियत है जी, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, लेकिन मुश्किल वक्त कभी भी किसी भी कौम पे आ सकता है। और यकीनन हमें इसमें ज़रूर उन सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी जानों को महफूज बना सके हैं, कि तो ट्रेनिंग लाजमी है और ये होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी जनाब, एक बार फिर से आपके सामने 10:04 हो चुके हैं पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक, और मैं आपके साथ आपका जाना माना और पहचाना नाम नहीं बताऊंगा, और मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानी मानी और पहचानी मैं अपना नाम बता दूंगी। सोशल मीडिया पर निहायत मकबूल, और मतलब मुझसे ज्यादा जो भी मकबूल होता है ना, एक फॉलोअर भी किसी का ज्यादा होता है, मुझे आज तक ब्लू टिक नहीं मिला। अशफाक, मैं क्या करूं? मुझे अब तो पैसे दें। सुनने में आया कि पैसे भी लिए जा रहे हैं, डॉलर देने होंगे, और डॉलर और रुपये की जो पैरिटी है वो आपको पता है, तो इस हिसाब से सोच रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ही गैर मकबूल पैसे कम पड़े तो आप उधार दे देंगे मुझे? जी बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ डाकखानों से पूछ के फिर आपको इस हवाले से पैसे उधार दे दूंगा। तो बहरहाल आज जो है वो बाकी सारे मामलात पर तो हम बात ही कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें भाई कि आज किंग्स का एक और मैच है, एंड दे विल बी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मे, यानी कि बाबर आजम और आमिर का फिर टाकरा होगा। आई होप के आमिर बड़ी अच्छी बॉलिंग करे, लेट्स होप सो। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है
कि के यानी कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी से अब तक गालिबन मैचेस नहीं जीते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज का मैच। लेकिन हम जो जीत रहे हैं, हमसे मुराद मतलब कराची किंग्स जो है हारती है तो 2 या 3 रन से हारती है, जीतती है तो 66 रन से जीतती है। तो वाह वाह वाह, तो अच्छी बात कमाल की बात। मुकाबले हम जो है वो आप ये देखें कि बड़े सख्त हो रहे हैं इस दफ़ा PSL में, और आज का मैच जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दें जी, हमने टॉप स्टोरीज करनी है कि नहीं करनी? हाँ बस करनी है, तो टॉप करनी है। स्टोरीज की जाने। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की एंट्री, जाती सर्दी फिर लौट आई। मौसम का मिजाज भी ठंडा कर दिया। शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। PSL 8 में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। जीत दोनों टीमों के लिए अहम है। 3 साल बाद आज से रावलपिंडी स्टेडियम मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। और चलते फिरते कंप्यूटर, हर सवाल का जवाब फौरी हाजिर। बिनाई से महरूम कराची के बासलाहियत नौजवान सुहेल खान को क्रिकेट का हर रिकॉर्ड ज़बानी याद है। अच्छा जी, तो आज जनाब टॉप स्टोरीज हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने आते साथ ही तस्करा किया था, और हमारी न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे, न्यूज़ बुलेटिन में भी, कि टॉप स्टोरीज पर यही होती है। सबसे अहम खबर यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट आज एक प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है, एक नज़ीर कायम करने जा रही है, यानी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने या नहीं होने, और इंतखाबात की तारीख देने का अमल किसके पास जाएगा, कौन देगा तारीख? हाँ जी, कौन है वो शख्स? तो ये मामला जो है वो निपटाएंगे। तो 11 बजे क्या वाक़तन 11 बजे सुनाया जाएगा? राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीली तौर पर कल से ही और बड़े मुफस्सिल अंदाज में बयान करते हैं और चीज़ें एक्सप्लेन भी करते हैं। तो राजा मोहसिन, 11 बजे नॉर्मली तो ये होता था कि ब्रेक वगैरह हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट में, आज 11 बजे ही वाक़तन फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, जो गुज़िश्ता रोज जब ये समात कंक्लूड हुई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं वो कमरा अदालत में आए थे, और उन्होंने आकर अनाउंस ये किया था कि हम ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यानी आज 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। अच्छा। तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है अभी, क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 के जो दरवाजे हैं वो भी बंद हैं, तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 10:30 से 11 बजे के दरमियान बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आएगा और वहां पर आके फैसला सुनाएगा। अब जो वकला हैं जो इस पूरे मामले पर अदालत की मुआवनत करते रहे, जिनमें स्पीकर्स के वकील बैरिस्टर अली जफर हैं, अजहर सिद्दीक एडवोकेट हैं, इसके साथ साथ दीगर जो कानूनी लोग अदालत की मुआवनत करते रहे, वो ये फैसला सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो इम्कान यही है कि तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान ये फैसला सुना दिया जाएगा, और यही ऐलान भी किया गया था गुज़िश्ता रोज की 11 से पहले सुनाया जाएगा। तो इम्कान यही है कि ये 11 से पहले ही, लेकिन यहाँ पर ये भी प्रैक्टिस हमने देखी कि फैसले में बाज़ औक़ात जो है वो एक वक्त दिया जाता है तो उससे आगे भी चले जाते हैं। तो ये कुछ कोई स्पेसिफिक टाइम अदालत की तरफ से नहीं दिया गया, इस सिर्फ इतना ही कहा गया था कि 11 से पहले सुनाया जाएगा। इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खासी गहमा गहमी नजर आ रही है, और जब इस केस की समातें चल रही थी, और हालांकि ये बड़ी मैराथन किस्म की समातें हुई कल भी और उससे पहले भी, जब ये 2 दिन समात होती रही, तो लोग जो है वो थ्रू आउट समात के दौरान कमरा अदालत भरा रहता था, और बड़ी तादाद में जो वकला जो अदालत की मुआवनत कर रहे थे, उसके अलावा भी जो कानूनी लोग हैं बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होते थे। सियासी लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद रहे, ये पूरा केस सुनते रहे, और अब फिर ये फैसला सुनने के लिए भी वो तमाम लोग जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया है। और इम्कान यही है कि 10:30 से 11 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम आईनी मामले पर फैसला सुना देगी, क्योंकि पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि 2 सूबों में इंतखाबात होने हैं। और अब सवाल अभी तक यही है जो जब से असेंबलियां तहलील हुई हैं तब से चल रहा है कि इलेक्शन की तारीख देगा कौन। तो अब गवर्नर को क्या अदालत को देगा? आज 11 बजे से पहले, जैसे कि राजा मोहसिन हमें बता रहे हैं, मालूम पड़ जाएगा। 4 समातें हुई हैं इस केस की, और गुज़िश्ता रोज तो 7 घंटे
7 घंटे मैराथन इसकी समाप्त हुई और उसके बाद अब आज ये फैसला सुनाया जाएगा। वैसे तो 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन ऐन मुमकिन है 11 से पहले आ जाए। लेकिन अशफाक, हम ये देखते हैं अक्सर महफूज फैसले जो हैं वो वक्त के बहुत बाद सुनाए जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं जल्द आ जाएगा। जनाब, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कानूनी महाज पर यह भी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज की इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात होने थे इन अरकान की नशिस्तों पर, वो भी मुअत्तल हो गए हैं। यानी कि अब ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया इलेक्शन कमीशन को, और जो इस्तीफों की मंजूरी का स्पीकर का नोटिफिकेशन था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अच्छा, ये बेसिकली खबर तो खासी देर पहले आ चुकी है, उस वक्त भी हमने ब्रेक की थी। अभी सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेमोरीज को हम रिफ्रेश करना चाह रहे हैं कि ये खबर इस तरह से आई है। ये 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये खबर आई थी, बल्कि उससे पहले। तो ये खबर उस वक्त भी हमने ब्रेकिंग की सूरत में चलाई थी, और अभी सिर्फ आपके याददाश्त को हम थोड़ा सा तरोताज़ा रखने के लिए बता रहे हैं कि ये सियासी और कानूनी महाज पर बेसिकली हो क्या रहा है। तो आज एक बड़ा फैसला होना है। आज जनाब, क्योंकि कल आराम था, आज मैच होना है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, और अब एक दूसरे मरहले का PSL में आगाज हो गया है। अब जरा हम देख रहे हैं तेजी से टीमों को अब इस बात की फिक्र पड़ गई है कि जी पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आना है, नहीं तो ये जो प्लेऑफ का मरहला है इससे आउट हो जाएंगे। और कराची किंग्स के लिए जीत बड़ी अहम है, साथ ही पेशावर ज़ल्मी के लिए जीत अहम है। तो यूं अब बाबर और साथ ही इमाद, ये नजारा आता है। वैसे मुझे कलर्स इस दफा बड़े अच्छे लगे। नजारे की बात अभी आपको नजारा मिलेगा, अभी आपको मिलेगा सरप्राइज। अच्छा, ओ ये देखें ना पीछे कितना खूबसूरत कलर जो है वो सामने आ गए। अच्छा जी, तो आज जो है जिंदगी में तो रंग है, जिंदगी में तो ही बहारें हैं। पता नहीं मैं क्या क्या कह रही हूँ, सब मुझे चाहिए। क्या बात है सदम आपकी शायरी की। इसके ऊपर ये वो शायरी है जिससे पौधे सूख जाया करते हैं। इसमें काफिया ही नहीं मिल रहा था शायरी में, कोशिश मैंने की। तो बहरहाल आज जो मैच होने जा रहा है, तो आज जनाब दोनों टीमों के लिए, यानी कि इमाद वसीम के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी जीत बहुत ज़रूरी है। और जीतेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या आगे सिचुएशन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बाबर आजम जब से पेशावर गए हैं, तो ओवरऑल अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए जीत का, तो कराची किंग्स की भी उन्होंने कप्तानी की तो उस वक्त भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था, अभी भी कुछ ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर, ही इज़ बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। तो आई होप कि वो प्रोग्रेस करेंगे, और हमारी ज़ाहिर है कि दुआएं और नेक तमन्नाएं इमाद वसीम के साथ भी हैं, क्योंकि वो बड़े डिजर्विंग हैं। यस, एक खबर ये भी है कि किंग्स के जो धुआंधार बल्लेबाज हैं जेम्स बेंस, वो नहीं होंगे दस्तयाब, और बेड और बेंस ने जो इनिंग खेली थी इस मैच से पहले वाले मैच में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन एक नए बल्लेबाज बैटर एडम रोसिंगटन ने स्क्वाड को ज्वाइन कर दिया है, तो आज आमिर की वापसी का भी इम्कान है। तो अब आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, होपफुली। चले जी, अच्छा जी, एक तो ये है कि वैसे पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? क्रिकेट नहीं, हॉकी। अच्छा, हॉकी है, लेकिन हमारी तवज्जो जो है वो हॉकी पे कभी भी नहीं रहती। और जाहिर है कि वैसे तो मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि सारे खेलों को या कौमी खेल करार दे दिया जाए या किसी को भी ना करार दिया जाए, ताकि इक्वली सब पे अच्छा, हॉकी में भी कोई ऐसा निकाले जो तेज तरीन T20 की तरह कुछ मामला हो उसमें, तो मे भी कुछ। वैसे ही आप देख लें, वो इतना छोटा सा मैच होता है, उसके अंदर और भी उसको तेज करते हैं 10-10 मिनट की। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके अंदर फिर ये है कि रिकॉर्ड वगैरह ज़ाहिर है याद रखना एक मामूली बात नहीं होती। और आजकल क्रिक इन्फो और ऐसी वेबसाइट्स के सहारे से तो आपको तो 1 सेकंड में सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिकॉर्ड याद रखते हैं और अपने दिमाग का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही कराची के सोहेल खान हैं, जो कि बीनाई से महरूम हैं, लेकिन चलते फिरते कंप्यूटर और स्टैट्स मास्टर हैं, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया का हर रिकॉर्ड ज़ुबानी याद है। बल्कि यूँ कहेंगे कि रिकॉर्ड उनकी ज़ुबान पर रहते हैं तो गलत नहीं होगा। और कई अवार्ड भी सोहेल खान को अपनी इन्हीं खुदादाद सलाहियतों की वजह से मिल चुके हैं। ये हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सोहेल खान साहब। सोहेल, अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते कंप्यूटर और स्टैट्स मास्टर हैं, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया का हर रिकॉर्ड ज़ुबानी याद है। बल्कि यूँ कहेंगे कि रिकॉर्ड उनकी ज़ुबान पर रहते हैं तो गलत नहीं होगा। और कई अवार्ड भी सोहेल खान को अपनी इन्हीं खुदादाद सलाहियतों की वजह से मिल चुके हैं। ये हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सोहेल खान साहब। सोहेल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी, और अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को भी। आई एम सो सरप्राइज, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं कि वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दिस। ये जो है हमारा मोबाइल फोन, ऐप्स पे, गूगल पे, हर चीज़ हमने, इवन कि हमें रास्ते भी तलाश करने हो तो GPS के थ्रू। आपको कैसे याद रहती है मेमोरी, कैसे आपकी इतनी रिफ्रेश है? मेमोरी देखिए, मेमोरी जो है ना अल्लाह ताला की देन है। अब
आपको शौक किस चीज़ का है? मुझे अल्लाह ने अगर अच्छी याददाश्त दी तो मैं उसको कहाँ इस्तेमाल करूँगा? जिस चीज़ का मुझे शौक होगा वहाँ इस्तेमाल करूँगा। मुझे क्रिकेट का शौक था। अच्छा, क्रिकेट भी मुझे वो ब्लाइंड क्रिकेट पसंद नहीं है जो ब्लाइंड क्रिकेट खेली जाती है, आई डोंट लाइक इट। मुझे जनरल क्रिकेट पसंद है। अब जनरल क्रिकेट में मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनूँ? आई जस्ट थॉट मैंने मुख्तलिफ बनने के लिए मुझे शौक शुरू में था कि मैं आदाद व शुमार की तरफ आऊँ, स्टैट्स की तरफ आऊँ और यूनिक चीज़ों को याद करने की कोशिश करूँ। जो आपने बात कही कि हम डिपेंडेंट हैं, एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ मैं भी डिपेंडेंट हूँ, लेकिन डिपेंडेंट होना एक बात है। आपने एक चीज़ की, आपने एक रिसर्च की, फाइन रिसर्च, देखिए गलती की गुंजाइश तो हर जगह होती है ना, तो हर चीज़ को रिसर्च करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद मेरी ये कोशिश होती है कि मैंने अपनी रिसर्च की, अपनी तैयारी की, चीज़ों को अपने दिमाग में सेव किया, क्योंकि अगर अच्छी याददाश्त है उसका अच्छा याद रखना ये बिल्कुल, ये तो बस अल्लाह ताला की देन है। उसको किस तरह से मैं इस्तेमाल करूँ ये भी एक बस आर्ट है, मुझे क्योंकि शौक है। तो ओवरऑल एक दिन में कितना टाइम आप कोई टाइम आपने मुख्तस किया हुआ है? नहीं, कोई टाइम मुख्तस नहीं, बस जो चीज़ आती है आपके ज़हन में फीड होती है। दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है ना सिर्फ टेस्ट, वनडे, T20 इंटरनेशनल, फर्स्ट क्लास, लिस्ट डे, T20, दुनिया में जो भी क्रिकेट हो रही होती है, मेरी कोशिश होती है कि तमाम पे नजर रखूं। लाइक फॉर एग्जांपल, चले पाकिस्तान तो हमारा अपने मुल्क की बात है, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड की टीम में कोई नया प्लेयर सेलेक्ट हो गया तो मुझे पता होना चाहिए कि उसने इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा क्या किया था कि वो अपनी इंटरनेशनल टीम में आ गया। अच्छा चलें, अब मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त जो है वो बैटिंग एवरेजेस के हिसाब से दुनिया का सबसे ओडीआईज में अच्छा बैट्समैन कौन है? देखिए इसमें तो ये तो बिल्कुल हमने बात कर दी, बाबर आजम। ओके, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, 7 सीजन तक हम बात करते हैं, 8 को रहने देते हैं, तो ये सवाल मुझे बता दें किस बैटर ने सबसे ज्यादा? मेरे ख्याल में वो शुभमन गिल था। नहीं, शुभमन गिल के इनिंग्स के लिहाज से आप बात करेंगे तो है इनिंग्स के लिए, शुभमन गिल अभी नए हैं ना, तो वो तो लेकिन बाबर आजम क्योंकि इसमें हमें इनिंग्स का जो क्राइटेरिया होता है, तो मैं ये पूछ रही थी सीजन 7 में किस बैटर ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए? सीजन 7 में फखर जमान। वाह, फखर जमान, चलें आपकी मजीद बताऊँ कि जब PSL में अभी 90s में आउट हुए तो फखर जमान PSL की हिस्ट्री के जो है वो विल स्मिथ के बाद जो है वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जो PSL की हिस्ट्री में 2 दफ़ा नर्वस 90s में आउट हो सके। अभी जैसे आपने बात की ना एडम रॉसिंगटन की, मैंने आपके व्यूअर्स के लिए मजीद तो लोग शायद ना जानते हो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि कराची किंग्स ने इवेंट की जगह लिया। एक तो जो उनका लास्ट ईयर इंग्लैंड में 100 खेला गया था, वहाँ उन्होंने एक 15 गेंदों पे हाफ सेंचुरी बनाई, और अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका की अपनी T20 लीग का फाइनल खेला गया, वहाँ सनराइजर ईस्टर्न केप की तरफ से खेलते हुए उन्होंने फाइनल में 20 गेंदों पे 50 बनाई। अच्छा, तो अब ये कराची किंग्स में आए। अच्छा, एक तो चीज है कि पुराने रिकॉर्ड्स याद रखना और दूसरा नए रिकॉर्ड्स के अंदर अपने आप को अपडेट रखना, दैट इज रिमार्केबल। अच्छा, तो और आपका पर्सनल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जैसे हर इंसान की कोई ना कोई मतलब एक फोकस किसी तरफ, बैटिंग साइड के रिकॉर्ड ज्यादा आपके फेवरेट होते हैं याद रखना या बॉलिंग साइड के? मुझे यूनिक रिकॉर्ड, चाहे बैटिंग के हों या बॉलिंग के हों या फील्डिंग के हों, मतलब मुझे यूनिक फील्डिंग का क्या यूनिक कोई मतलब एक मैच में कैचेस या एक मैच में तो ज्यादा कैचेस ले रही है किसने लिए ओडीआई? जैसे जॉन्टी रोड्स ने, उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक मैच में 5 कैचेस लिए थे। अच्छा, या हमारे जैसे यूनुस खान है, यूनुस खान का एक है कि उन्होंने एक दफा एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग करते हुए, प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करते हुए एक मैच में इनिंग में जो 4 कैचेस ले लिए। अच्छा, 92 का वर्ल्ड कप हमारे लिए तो वो वर्ल्ड कप ही की शुरुआत था, मतलब पाकिस्तान ने पहला कोई बड़ा ऐसा, जाहिर है कि जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं तो हम याद भी रखते हैं। खान साहब, इमरान खान बड़े फेमस, उस वक्त के प्लेयर बड़े फेमस, वसीम अकरम की बात करें या जावेद मियादाद की बात करें, तो खान साहब का रिकॉर्ड याद है आपको 92 के वर्ल्ड कप में? जाहिर है वो बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, कैचेस भी उन्होंने पकड़े होते। खान साहब ने जो 2 कमाल किए, एक उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया सेमीफाइनल में 1 डाउन पे बैटिंग, बहुत कमाल वो डिसीजन था उनके। वो 44 रन उस सेमीफाइनल में, लोग इंतमाम उलट के 60 रन को याद करते हैं 37 गेंदों पे और मेमोरेबल। जावेद मियादाद के 58 रन, ठीक है, ब्रिलियंट। मोइन खान का वो लास्ट में छक्का जब फाइनल में पहुंचे, लेकिन फिर वो 44 रन पे जो फाइनल में उन्होंने 72 रन किए, ठीक है, आपके पास बैटिंग की जावेद मियादाद, सलीम मलिक, बहुत सारे प्लेयर, कोई भी आ सकता था, बट ही टेकन दिस डिसीजन टू बैट एट नंबर 3। और खान साहब की आपने बात की, मेरे साथ मौजूद है सोहेल साहब, बड़ी जबरदस्त आपने स्टैट्स वगैरह जमा किए। फास्ट बॉलिंग के हवाले से कोई आपके पेस, इसमें काफ़ी पेसर्स वगैरह सामने आए हमारे PSL में, ठीक है, तो ये जो एहसान है उनके पेस के हवाले से, वो क्या सीरियस थ्रेट है उनका पेस अभी आपको लगता है कि स्टैट्स के एतबार से? देखिए, स्टैट्स के लिहाज से अगर हम बात करें ना, बहुत अर्ली हम चीज़ों को जज कर लेते हैं। आपको याद होगा 2021 शाहनवाज जहीर का पहला सीजन था, वो टॉप कर गए, वो पाकिस्तान टीम में आ गया, लेकिन वो बाद में वो इम्पैक्ट नहीं रहा बिकॉज उनकी बड़ी प्रेडिक्टेबल थी। एहसानुल्लाह नए हैं। अब पाकिस्तान कप जो हमारा लोकल डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट था, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी।
मुल्तान सुल्तान के लिए अभी बहुत शानदार वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में इतने पेसर्स अवेलेबल है सीनियर में कि आप इनको मज़ीद डेवलप करें। आप इन्हें डेवलप करने के लिए जो हमारी जो टीम होती है पाकिस्तान शाहीन, जो पाकिस्तान शाहीन के नाम से खेलती है, इनके टूर कराएं, इनको मुख्तलिफ आप जब ये अपनी एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत। यहाँ पे कल्चर ये है अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं अच्छा लगता कि यहाँ होता क्या है कि एक सीज़न में आपने परफॉर्म किया स्टार बन गया पाकिस्तान में, तो इसका फिर नुकसान ये होता है कि एक आध सीज़न के बाद, एक आध साल के बाद वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, सारे मसले मसाइल उनके हो जाते हैं। एहसानुल्लाह बहुत रॉ टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, विकेट लेना जानते हैं वो, उन्हें विकेट हासिल करना का जो आर्ट है वो आता है, लेकिन हम उनके साथ ग्रूम उनको कैसे करते हैं, दैट्स द पॉइंट। चल बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सोहेल, आपने जिस तरीके से हमें बताया दैट्स वेरी लाइक इंटरेस्टिंग। नहीं, और बड़ी स्टैट्स याद रहते हैं। सोहेल की सबसे अच्छी बात यह है कि न सिर्फ ये कि स्टैट्स याद रहते हैं, बल्कि उनका तजिया भी क्रिकेट पे बड़ा अच्छा है। इनके वो ही डजंट गो विद द फ्लो, वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक टैलेंट को प्रॉपर्ली ग्रूम किया जाता है। आप ये देख लें कि विराट कोहली स्टिल ऑन द टॉप, और हमारे पास कितने प्लेयर्स आए हैं। उमर अकमल को आप विराट कोहली से तशबीह देते थे, अहमद शहजाद को आप पर अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल थोड़े दिनों में 6-7 तारीख से मिलेगा नहीं, 10 महीनों में सिर्फ अपने केस ख़त्म किए हैं और शोर डाला जा रहा है। 65 करोड़ रुपया 25 वज़रा ने सिर्फ 1.5-2 महीने में खर्च किया है। ये शहबाज शरीफ का बचत का मंसूबा है, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल ना हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। और मैं सियासी तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शन ही, जैसा कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, और इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चीफ जस्टिस साहब को पता है कि 10,000 कंटेनर जो हैं कराची में खड़े हैं। जजेस को पता है कि मुल्क में गरीब एड़ियाँ रगड़ रहा है, कोई समुंदर में मर रहा है, कोई सड़क पे मर रहा है, कोई घर में भूख से मर रहा है। अगर नहीं पता तो इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं और मनी लॉन्डर्स को नहीं पता, जो 10 महीने में सिर्फ अपने केस ख़त्म करा सके हैं। वो भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। केस अभी नैब का सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 90 दिन में इलेक्शन कानून आइन का एक सबसे अहम हिस्सा है, और आज मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म सादर फरमाएगी, और ये 10 महीनों में पहली वो आस और खुशी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में किसी की तरफ कोई नहीं को देख रहा। आज दुकानदार भी टीवी और मोबाइल दुकानों पर लेकर गए हैं इस फैसले को सुनने के लिए। सारा मुल्क स्टैंड स्टिल है, और सारे पाकिस्तान की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं कि आज मुल्क की सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना है। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, अगर राब्ता होता तो मैं रात हाइड आउट में ना गुजारता। जो 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो क्या फैसला है? छोटा सा सवाल करो। तो ये बताएं कि बाकी तो कौमी असम्बली के इलेक्शन तो बाद में ही होंगे। जब मर्जी कराना चाहें करा लें, और जो सलूक किया जा रहा है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी सियासी ज़िंदगी में हर हुकूमत सहाफ़ियों से बना के रखती है, जैसी भी हुकूमत हो। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ। पहली दफ़ा मैंने इस तरह कल हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ जो बदसलूकी और जिस शिद्दत की बदसलूकी की गई है, मैं समझता हूँ मैंने इसकी मिसाल इससे पहले नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर फैसला आना है जनाब, आज इंपॉर्टेंट फैसला आना है और तमाम तर सियासी जमातों की नज़रें लगी हुई हैं आज के इस फैसले पर। तो शेख रशीद कहते हैं आज पाकिस्तान की सियासत का अहम दिन है, सियासी अदम इस्तेहकाम से निजात मिल सकती है आज के फैसले से, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब देखना ये होगा कि कहाँ पर मामला जाते हैं। आज मुल्क देख रहा है, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। चलें जी, तो अब ज़रा फर्दर बात कर लेते, थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल साहब। सोहेल साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने स्टैट्स वगैरह जमा किए। अच्छा, फास्ट बॉलिंग के हवाले से कोई आपके पेस, इसमें काफ़ी पेसर्स वगैरह सामने आए हमारे PSL में, ठीक है, तो ये जो एहसान है उनके पेस के हवाले से, वो क्या सीरियस थ्रेट है उनका पेस अभी आपको लगता है कि स्टैट्स के एतबार से? देखिए,
वक्त देने के लिए। और जनाब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम बता रहे थे इससे पहले कि अस्कुद नोटिस केस की समाअत के हवाले से मामला भी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर हंगामा राई का मामला, जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान अपनी पेशी जमानत के लिए पहुंचे थे तो उनके साथ अवाम कारकुनान भी पहुंच गए थे। इमरान खान समेत PTI के 21 रहनुमाओं के खिलाफ जनाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में PTI के 250 कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और मज़ाहमत की दफ़ात शामिल की गई हैं। तो जुल्करनैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी, कौन कौन नामजद हैं जी इसमें जुल्करनैन? जी बिल्कुल, ये एक और मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा रही का वो अलग से दर्ज कर लिया गया है। थाना रमना में ये दर्ज किया गया है, जिसमें 780 की दफात भी ऐड की गई हैं और इसमें 150 जो कारकुनान हैं उनको नामजद किया गया है, जिसमें जो लीडरान हैं उनके भी नाम शामिल किया गया है। इमरान खान का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा राजा खुरम नवाज, बुरा सईद, अली नवाज, आमिर कियानी, फरोख हबीब, गुलाम सरवर खान, राजा बिशारत, शहजाद वसीम, शिबली फराज, जो इमरान खान के CSO हैं, कर्नल रिटायर्ड आसिम, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, हमाद अजहर के नाम भी इस मुकदमे में शामिल किए गए हैं। इससे पहले जुडिशल कम्प्लेक्स पर हंगामा रही का मुकदमा वो अलग से 780 के तहत दर्ज किया गया है। अब ये अलग से मुकदमा नया जो है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामा रही का वो अलग से दर्ज किया गया है। जी, एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है। जुल्करनैन हमें बता रहे हैं, ये कल के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान समेत PTI के 21 रहनुमाओं के खिलाफ ये एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि जो दफ़ात हैं उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत, मज़ामत की दफ़ात हैं। और इमरान खान हजूम को लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मुकदमे का ये मतन है, कारकुनान ने हाथों में असला, डंडे, झंडे पकड़े हुए थे। हजूम ने PTI रहनुमाओं की क़यादत में हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और 10:30 बज गए हैं और बस आधा घंटा या उससे पहले किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। पंजाब के भी में इंतखाबात डिले हुए, उस पर खुद नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 2 दिन समाअत हुई है, कल तो 7 घंटे समाअत जारी रही। आज के लिए फैसला महफूज किया गया और बताया जा रहा है कि 11 बजे का टाइम लिया गया था, लेकिन ये उससे पहले सुनाया जा सकता है। राजा मोहसिन एजाज हमें इस हवाले से थ्रू आउट अपडेट दे रहे हैं, तो एक बार फिर मोहसिन की जानिब चलते हैं। मोहसिन बताइएगा, अब आपके पास क्या अपडेट्स हैं? सियासतदान भी आ गए हैं, मीडिया टॉक अभी शेख रशीद करके गए, तो क्या मनाजिर हैं, कब तक फैसला सुनाया जा सकता है? कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम आईनी केस के फैसले की सुनने के लिए बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और जो इस केस में मुआवजत करते रहे अदालत की वकला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये फैसला अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुनाएंगे। अब गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से ऐलान किया गया था, जब ये समाअत खत्म हुई तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि यानी आज 11 बजे से पहले ये फैसला सुना दिया जाएगा। और अब इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 के जो दरवाजे हैं वो अभी तक बंद है। कुछ ही देर में ये दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी जो जिस बेंच ने समाअत की थी वो कमरा अदालत में पहुंचेगा और इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, क्योंकि दोनों जो असेंबलीज हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। 90 रोज में इंतखाबात करवाना एक आईनी तकाजा है। यही रिमार्क से बेंच की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज के 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना ये आइन की रूह है। और इस सिलसिले में ऑलरेडी बहुत सा वक्त भी जो है वो जाया हो चुका है। इलेक्शन कमीशन से भी ये इस्तफसार किया गया कि आपकी अभी तक केस के हवाले से, इस पूरे इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी है। और अब ये इस्तफसार भी किया गया कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देते, जो आइन के आर्टिकल 105 के तहत उनका इख्तियार भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, तो फिर इस मामले पर वकला की जानिब से अदालत की मुआवनत की जाती रही। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के वकील है सलमान अकरम राजा, उनका अपने दलाइल में ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ये इख्तियार रखते हैं कि वो इंतखाबात की तारीख दे सकें। जबकि दूसरी जानिब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे और हुकूमती जो वकला थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि ये इख्तियार जो इस सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात से मुताल्लिक है, ये इख्तियार सिर्फ
गवर्नर्स के पास है। और गवर्नर ने जो अपने खुतूत लिखे उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख नहीं दी, लेकिन ये कहा कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटर्स लिखे थे गवर्नर्स को, उसमें वो गवर्नर से कहता रहा। फिर ये जो मामला मुख्तलिफ हाई कोर्ट से भी गया तो वहां पर भी यही मौक़िफ़ इख्तियार रखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमें जब गवर्नर तारीख देगा तो हम इस सिलसिले में इलेक्शन करवा देंगे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। अब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में जजेस पहुंचेंगे, जहां पर ओपन कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था, जिस तरह गुज़िश्ता रोज समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐलान भी किया गया। अच्छा राजा साहब, अभी ये बताएं मुझे जरा कि 10:34 हो चुके हैं, ठीक है। अभी जो तैयारियां हैं वो तमाम मुताल्लिका फरीक़ैन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये फैसला 11 बजे से पहले सुनाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, तमाम जो फरीक़ैन हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जो वकला जो अदालत की मुआवनत करते रहे वो तमाम लोग भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि ये एक बहुत अहम आईनी मामला है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं और इसमें जो डेफिनेटली फैसले में कुछ वक्त भी लगेगा। तो अदालत के जो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला करना है, 5 जजेस, उनकी जो दीगर मसरूफियात हैं वो आज सिर्फ इस फैसला सुनाए जाने तक और कुछ भी नहीं है। रोस्टर में ये बताया गया था कि ये 5 जजेस जब तक फैसला सुनाया जाता उस वक्त तक कोई जो मजीद केस है उसकी समाअत आज नहीं करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेफिनेटली अब ये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ऐलान तो यही किया गया था कि 11 बजे से पहले ही ये फैसला सुना दिया जाएगा। इम्कान भी यही जाहिर किया जा रहा है कि फैसला 11 से पहले ही सुना दिया जाएगा। और जो बड़ी तादाद में यहाँ पर अब वकला भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये केस जब सुना जा रहा था उस वक्त भी कमरा अदालत नंबर 1 में खासी गहमा गहमी थी और आज एक दफा फिर जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं ताकि इस अहम आईनी मामले पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आना है उसको सुन सके, विटनेस उसके बन सके। तो तमाम तर तैयारियां अब हमें लग रहा है बिल्कुल हमें नजर आ रही हैं। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, सियासतदान हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या फिर हम ये देख रहे हैं कि वकला की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुंची है। और जो दलाइल जारी रहे 2 दिन, उस हवाले से भी कुछ लोगों ने इसी हवाले से ये भी कहा कि फैसला जो आएगा उसमें क्योंकि खुद जहन अब सामने आ गया था कि क्लियर हो गए थे रिमार्क से बात कि ये तयन हो जाएगा कि तारीख देनी किसने है और आइंदा असल बात ये होगा। जाहिर सवाल इसी पे था। बात यही है कि बॉल एक दूसरे की कोर्ट में डाली जा रही थी। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर ने तारीख देनी है, गवर्नर ये कह रहे थे कि हमने असेंबली नहीं तोड़ी, पंजाब असेंबली की हद तक, तो ये जी मैं इसकी तारीख नहीं दे सकता। जबकि सलमान अकरम राजा जो सदर मुमलिकत के वकील हैं वो ये फरमाते हैं कि सदर साहब को ये इख्तियार हासिल है जैसे, और इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत उन्होंने तारीख दे दी है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान सारी समाअत और दलाइल सुनने के बाद क्या नतीजा हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट रखती है कि ये तारीख किसने। इससे पहले हुआ ये था कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और जो हुकूमत थी उनकी जानिब से कहा गया था कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें। फिर 2 जज साहिबान पर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नामों पर एतराज़ उठाया गया और कहा गया कि उन 2 जजेस के बगैर जो है फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ने ये इस्तदा निपटाते हुए बेंच तोड़ दिया था। फिर 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस को निकाल कर सिर्फ 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दीगर 2 जजेस थे जिन्हें बेंच से बाहर किया गया। और फिर कुछ सवालात भी उनकी जानिब से उठाए गए थे और कुछ इख्तलाफी नोट भी उन्होंने तहरीर किया था। सवालात तो बहुत सारे थे, उसमें सवाल ये भी था कि जो असेंबली की तहरीर हुई ये आईनी तौर से हुई कि नहीं हुई, ये किसका इख्तियार था। तो ये तमाम तर वो मराहिल हैं जिनको तय करते हुए अब अदालत नतीजे पर पहुंच गई है। फैसला महफूज है, वो महफूज फैसला ये 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया जाएगा। पहले तो मुख्तसर फैसला आता है जनाब, फिर उसकी डिटेल आती है जब तहरीरी तौर पर फैसला आता है। लेकिन उस मुख्तसर फैसले में ये ज़रूर तयन हो जाएगा होपफुली कि इलेक्शन जो है ये 90 दिन के अंदर होने, क्योंकि आइन आपका आइन पाकिस्तान ये कहता है कि असेंबली तहलील के बाद 90 रोज़ की मुद्दत में, यानी 90 रोज़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए मामला, 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए। जबकि एक तैयारी का भी मरहला होता है, इलेक्शन कैंपेन चलानी होती है, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तैयारी करनी होती है, क्योंकि कोई 1-2 हलकों की बात नहीं होती। पंजाब असेंबली का पूरा ऐवान है,
केपी का पूरा ऐवान है जहाँ पर इंतखाबात होने हैं, तो उसके लिए वो टाइम को भी देखा जाएगा, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 45 से भी ज़्यादा 40-45 दिन गुजर गए, ऊपर हो गए। इस 90 टाइम का जो एक टाइम हमारे पास लिमिट है आइन के तहत, तो अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है और उस पर अमल दरामद के हवाले से, और क्या इस फैसले को फिर जो ख़ास तौर पे जो PDM में शामिल जमातें हैं जिनकी तरफ से एतराज़ात बड़े उठाए गए इस केस को लेकर, इस सारी सूरत हाल को लेकर, क्या वो इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती से रोक दिया है और अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। अच्छा, जजेस तैनाती के खिलाफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जहांगीर असलम से हम बात कर लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा इसकी क्या डिटेल सामने आ रही है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ जो है केस की समाअत जो है डिवीजन बेंच ने की है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती से रोक दिया है और अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तमाम तैनातियों पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। जजेस तैनाती के खिलाफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। वज़ीर आला GB के वकील मखदूम अली खान की जानिब से वक्त मांगने की मुखालफत की गई और एक साल में मुकदमा ज़ेर अल्तवा है और केस अदालत में फिर भी जजेस तैनाती की जा रही है। क्या वज़ीर आला की एडवाइस जजेस तैनाती में ज़रूरी है, इस नुक्ते पर तफसीली दलाइल दूंगा, ये सरकारी वकील ने कहा है। और जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि 1-2 हफ्ते में तैनातियां ना हुई तो फिर कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने GB जो है सुप्रीम एलियट कोर्ट में तैनात जो है जजेस को वज़रिया रजिस्ट्रार नोटिस जारी करने का हुक्म दे रखा है और जजेस चार्ज संभाल चुके हैं और उन्हें नोटिस देने की कानूनी हैसियत आइंदा समाज पर भी तय करेंगे। और मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि जजेस को नोटिस करना मुनासिब नहीं होगा और GB में जजेस तैनाती कौन करता है और जजेस तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया और अदालत ने जो है समाअत जो 15 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत 15 मार्च तक के लिए अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे ट्यून। जी जनाब अली, 10:44 हुआ चाहते हैं और अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा। एक संगे मील फैसला ये साबित होगा क्योंकि ये मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का और ये वो इलेक्शंस हैं जिनके बारे में कहती थी PDM की हुकूमत के आओ असम्बली तहलील करो, हमने कराने हैं इलेक्शन, लेकिन उसके बाद उन्होंने राह फरार इख्तियार कर लिया और उनके बयान चेंज हो गए और पहले असम्बलियाँ तहलील करने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, फिर तहलील हो गई, तो फिर उसके बाद इंतखाबात रोकने के लिए कहा कि जी 90 दिन में लिखा है कराने का, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि ना कराए तो क्या होगा। तो उसके ऊपर जनाब अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट फिर इस फैसले के तय करेगी कि किसने देनी है तारीख, कौन है वो जो तारीख देगा। और जनाब तो फिर उस शख्स के लिए भागना मुमकिन नहीं होगा। मरियम नवाज साहिबा के बयानात भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो ये फरमाती हैं मुख्तलिफ जलसों से गुफ्तगू करते हुए कि जनाब पहले नवाज शरीफ का फैसला होगा, पहले पनामा बेंच के हवाले से फैसला होगा, सज़ाएं ख़त्म होंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो जो तराजू के दोनों पलड़े हैं वो कहती हैं कि बराबर बराबर आएंगे तो फिर फैसला होगा, यानी कि इमरान खान को वो चाहती हैं कि वही सारा कुछ उनके साथ हो। जनाब हमारे साथ इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इससे पहले एक्सपर्ट मौजूद थे जिन्होंने अपनी कानूनी राय हमें दी थी। अब अजहर फारूक और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे हाल अहवाल लेते हैं, मौसम का हाल भी पूछ लेते हैं। तो अजहर बताइएगा मौसम कैसा है और फिर यहाँ सियासी तौर पे हम देख रहे हैं कि जमातें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, तो कैसी हलचल क्या देख रहे हैं? सदब यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मौसम की शिद्दत में का इजाफा तो उसी के साथ होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तमाम तर नजरें जो हैं वो मरकूज है तमाम सियासी जमातों की, क्योंकि ये जो फैसला है इंतहाई अहमियत का हामिल है। KPK और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इस फैसले के साथ ही मुस्तकबिल की पाकिस्तान की जो सियासत है उसका तयन भी होगा।
तो अभी कमरा अदालत जो है वो खोल दिया गया है। शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी और शीरी मजारी समेत वकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत पहुंच चुकी है। जजेस जो है वो कुछ ही देर तक कमरा अदालत आएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल जो अपना महफूज शुदा फैसला था वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट आज जो कुछ ही देर में ये फैसला सुनाएगी। कल खासी लेंथी इजरा समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें वकला ने, तमाम जमातों के वकला ने, गवर्नर, प्रेसिडेंट के वकला ने भी तफसीली तौर पर दलाइल दिए थे, जिसके बाद ये चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया था कि कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन बाद में अदालती अमले ने वजाहत की कि फैसला कल सुबह 11 से पहले सुनाया जाएगा। तो अभी कुछ ही देर कमरा अदालत खोल दिया गया है। अब ये समझा है जैसे कि आप कह रहे हैं कि कमरा अदालत खोल दिया गया है और बड़ी तादाद में वकला भी मौजूद हैं, सियासतदान भी आ गए हैं, तो बस फैसला सुना दिया जाएगा या इसमें वक्त लग सकता है? अमूमन हमने देखा है कि फैसले आते आते बड़ा वक्त लग जाता है। जी, माजी में ये होता रहा है कि ताखीर फैसलों में होती रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि टाइम पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, लेकिन क्योंकि टाइम जो है वो 11 बजे से पहले का दिया गया था, तो 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो तवक्को ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी, क्योंकि आज जो कॉल लिस्ट जारी की गई है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से 11:30 के बाद जो है वो दूसरे केसेस जो है वो जजेस ने लेने हैं, तो इस बात का इम्कान है कि फैसला जो है वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुना देगी। ओके, तो बाकी इसके अलावा जो सियासी रहनुमा वहाँ पर पहुँचे हैं अजहर फारूक, क्या उन्होंने गुफ्तगू क्या की, क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो, आज क्या तवक्कुआत हैं आज के फैसले को लेके उनकी? पीटीआई जो है वो खासी पुरुमीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो आइन के मुताबिक होगा, क्योंकि आइन 90 दिन से ज़्यादा जो है वो इजाज़त नहीं देता किसी भी किस्म की जो असम्बली है उसके इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से। तो अभी शेख रशीद अहमद से हमारी बात हुई है यहाँ पे, उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें खासी तवक्कुआत हैं। फवाद चौधरी का भी यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो खासा आइन के मुताबिक होगा और उस फैसले से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत के पास या गवर्नर के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर की जाए इन इंतखाबात में, और ये सरासर गैर आइनी इक़दाम उठाया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से खासी तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है पीटीआई के रहनुमाओं ने। पीडीएम जमातों से कौन से सियासतदान नजर आ रहे हैं सदर? पीडीएम की तरफ से अभी तक कोई सियासतदान यहाँ पे नहीं आया, ना ही पीडीएम के जो लायर्स हैं उनमें से कोई आया है, सिर्फ पीटीआई के रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी जो है वकला वो बड़ी तादाद में कमरा अदालत मौजूद हैं। चले जी, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, हम मज़ीद भी आपसे बात करते हैं। और असल चीज़ ये है कि आज फैसला आ जाएगा आपसे कुछ ही देर में, और अहम तरीन ये फैसला होगा। हम बारहा इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कितना ये इम्पॉर्टेंट और कितना सिग्निफिकेंट है ये आज ये मामला, और ये एक दफ़ा ये तय हो जाएगा तो आई एम श्योर एंड वी आर श्योर कि ये आगे भी मुस्तकबिल में फिर कोई कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है, और फिर एक चीज़ तय हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट आज ये मिसाल कायम करने जा रही है, एक नई नज़ीर कायम करने जा रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, जो कि आज इस मामले का फैसला सुनाएगा। और फिर जिस शख्स के नाम का चुनाव किया जाएगा, जिस शख्स के बारे में बताया जाएगा, जिस इदारे के बारे में बताया जाएगा कि उनका ये इख्तियार होगा, तो फिर उनके लिए इस मामले से राह फरार मुमकिन नहीं होगा, और फिर जाहिर है कि उन्होंने जो इलेक्शंस हैं वो करवाने होंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शंस की तारीख के ऐलान के बाद तकरीबन 54 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन उस चीज़ को स्क्वीज इन किया जा सकता है। कुछ दिन का आगे पीछे भी अगर हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा के लिए ये मिसाल सेट हो जाएगी तो फिर आगे के लिए आसानियाँ होंगी। बिल्कुल, और इस केस से पहले यानी खुद नोटिस से पहले बड़े मरहले थे जो तय हो सकते थे, नहीं हुए। तारीख के हवाले से इतना डिले नहीं हो सकता था, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि तमाम तर मामलात में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी फैसला आ गया था। 90 रोज़ के कहा था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करा दें। फिर सुप्रीम कोर्ट के उसको नोटिस से पहले हमने देखा कि सदर साहब ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, जिसका जवाब नहीं आया। फिर दूसरा ख़त लिखा तो उसका जवाब आया। फिर सदर साहब ने उन्हें बुलाने मुशावरत के लिए बुलाना चाहा तो उन माजरत कर ली गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। गवर्नर ये फरमाते हैं पंजाब के कि जनाब मैंने तो असम्बली तहलील ही नहीं की क्योंकि उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। तो आइन के तहत जब अगर एक बार CM ये समरी मूव कर दें, साइन कर दें, तो फिर अगर गवर्नर उस पर दस्तखत नहीं करते
तो वो 48 घंटे में खुद तहलील हो जाती है। तो ये मरहला यूं तय हुआ। तो वो ये कहते हैं कि जनाब मैं तारीख इसलिए नहीं दे सकता। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जी हम तो इलेक्शन कराने को तैयार हैं, लेकिन हम तारीख कैसे तयन उसका कर दें। अब इलेक्शन कमीशन और सारी तमाम तर जो उनकी तौजीहात थी, जो सारे दलाइल थे वो दिए गए हैं सबके वकला की जानिब से। PDM के मुश्तरका तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे फारूक एच नाइक, जबकि सदर साहब को रिप्रेजेंट किया सलमान अकरम राजा ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने रिप्रेजेंट किया स्पीकर को और पंजाब असम्बली के स्पीकर को और तहरीक इंसाफ को। तो इस तरीके से ये समाअत 2 दिन जारी रही। 7 घंटे कल समाअत हुई और उसके बाद आज के लिए फैसला महफूज किया गया। कल सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि बार बार जज साहिबान की जानिब से कहा जा रहा था कि आज के ही दिन यानी गुज़िश्ता दिन कहा जा रहा था कि हम फैसला सुना देंगे, लेकिन फैसला आज के लिए महफूज किया गया है। बहुत सारे हम यहाँ पर सियासी रहनुमा ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के देख रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने तो गुफ्तगू भी की है और वो ये कहते हैं कि वो पुरुम्मीद हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से और वो अहम संग मील साबित होगा और तयन हो जाएगा कि आइन के तहत इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अशफाक, माजी में भी इलेक्शन होते रहे माँ सिवाय उन अदवार के जब यहाँ पर जमहूरी हुकूमतें नहीं रहीं, तो हमने देखा कि इलेक्शन की तारीख 90 रोज़ का कहकर आया जाता था, लेकिन वो मामलात 9 साल, 10 साल, 11 साल। लेकिन उससे पहले ये अभाम नहीं था कि इलेक्शन की तारीख देनी किसनी है। असल में बात ये यह है कि हर दफा मामला है यहाँ पर 2 सूबाई असेंबली पहले तहलील हो गई। इस दफा आप ये देख लें कि आप शुरू से देख लें कि वज़ीर आला के चुनाव के लिए क्या हुआ। पंजाब में बिलखुसूस पंजाब ही मरकज़ महवर रहा है इस तरह की सियासी चालों का। और आप ये देख लें कि जब वज़ीर आला का चुनाव हो रहा था उस वक्त क्या हुआ, लोटे किस तरीके से ऐवान में लाए गए, किस तरीके से डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद, किस तरीके से परवेज़ इलाही साहब पर तशद्दुद। आपको याद होगा वो कहा गया था कि उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था मुबैना तौर पर। में तो वो हमजा शहबाज हलफ उठा रहे होते थे में, हाँ, वो दूसरा एक अलग ही उन्होंने अपना वो कर लिया था। तो एक पैरेलल बेसिस पे हमने ये देखा था कि एक आइनी और कानूनी बहरान था जो कि उस वक्त वहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है कि एक तो असम्बलियाँ तहलील हो गई। आप ये देखिए कि 26 नवंबर वो तारीख थी जबकि खान साहब ने कहा था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे अगर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे या असम्बली से इस्तीफे दे देंगे अगर इन्होंने अपना ये इलेक्शंस की तारीख नहीं दी। फिर उन्होंने नहीं दी और ना ही उन्होंने देनी थी और फिर सब ये सवाल करते रहे। जमातें कहती थी राना सनाउल्लाह हो, मरियम नवाज साहिबा हो कि जनाब आप तोड़ें KP असेंबली, आप तोड़ें पंजाब असेंबली, हम आपको इलेक्शन करा के देंगे। यानी वो इस बात की गारंटी देती थी। और जब ये हो गया तो फिर ये कहा जा रहा है कि जी क्यों असेंबली तहलील कर दी। अब आप और पीछे से जाके मामलात को देखें, एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं, पैसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास वो फंड्स हमें जारी नहीं किए जा रहे। तो बहुत सारी तौजीहात दी जा रही हैं। और ये कैसे होगा कि जी पहले 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएँ, फिर जो आम इंतखाबात होने हैं यानी वफाक की सतह पर होने और बाकी 2 जो सूबों में होने वो बाद में हो, जिनकी मुद्दत अक्टूबर में, जिनमें इलेक्शन वहाँ पर होने। तो ये वो उस तमाम तरह मामलात है और इन हालात को देखते हुए इस कॉन्टेक्स्ट में आज का ये फैसला आ रहा है। तो ये तमाम तर हैपनिंग्स रही हैं पिछले कुछ, अगर हम 2-3 महीने की बात करें उनमें, तो ये तमाम तर वाक़यात हुए हैं। बिल्कुल जी। तो ये मामलात हैं और आज जनाब इसका हल होने जा रहा है और अहम तरीन फैसला आपसे कुछ देर में होगा। ये देख लें फवाद चौधरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हुए, दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, शरी मज़ारी साहिबा भी पहुँच चुके हैं। और बात यह है कि ये देखें शेख रशीद साहब भी आज आके गुफ्तगू करके गए हैं। वो कहते हैं कि जी फ़ैसला होना होगा और इस हवाले से फ़ैसला तो आएगा लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज आप ये देखिए कि ये इस मामले पर 2 समातें हुई और जल्द अज जल्द ये बात की गई और इस हवाले से फ़ैसला अब आज आ जाएगा। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि ये सदर तस्लीम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए उन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी और सदर को KP इलेक्शन के लिए तारीख देने का इख्तियार नहीं था और सदर मुमलिकत अपने इस फैसले पर नज़रसानी करेंगे। फिर उसके अंदर गवर्नर KP का जो मौक़िफ़ था उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो मामले को पेचीदा बनाता है। पंजाब में सदर को इख्तियार था, KP में नहीं। और फिर उनसे सवाल पूछा गया कि सदर को राय आपने किस बुनियाद पर दी ये बताएं, तो उन्होंने कहा कि सदर का हुक्म कोई नहीं मान रहा, इसलिए अदालती कार्रवाई की वो हिमायत कर रहे हैं क्योंकि जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 57 के तहत उन्होंने कहा था कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि असम्बली, उसमें असम्बलीज़ का नहीं लिखा हुआ था। तो बहरहाल वो आए राय, तो फिर उसके बाद देखा गया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये भी कहा गया कि सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है उस सूरत में इलेक्शन की तारीख देने का जबकि उनको वज़ीर आज़म की एडवाइस मिले।
राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, तो ज़रा उनसे मज़ीद डिटेल जान लेते हैं। टाइम जनाब हो रहा है 10:56, तो 11 बजने में बस अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं। राजा मोहसिन बताइएगा, क्या आप वहाँ पर मनाजिर देख रहे हैं? इससे पहले अजहर फारूक से बात हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुँचे हैं, कोई PDM सियासी जमातों से पहुँचे कोई रहनुमा? देखिए, इस वक्त तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें फवाद चौधरी, डॉक्टर शीरी मज़ारी समेत दीगर शामिल हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र, जिन्होंने स्पीकर्स की तरफ से इस केस में अदालत की मुआवनत की थी, और उनके अलावा यहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद भी पहुँचे हैं। अभी तक कोई भी PDM रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं पहुँचा इस केस के फैसला सुनने के लिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर भी जमा है, जहाँ पर ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अब से कुछ देर के बाद ओपन कोर्ट में सुनाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी खासी बड़ी तादाद में जो ये सियासी रहनुमा हैं ये यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, और वकला की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो केस जब ये चल रहा था उस वक्त भी थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स में मौजूद रही। आज भी ये लोग केस सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि मुल्की तारीख का एक अहम तरीन केस है, इंतखाबात का ये मामला है। ना सिर्फ ये इंतखाबात बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए भी एक मिसाल होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ तय करेगी कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने करना है, क्योंकि जो आइन में इस मामले पर अभाम है उस वजह से यहाँ पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका। एक तरफ आइन कहता है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होना ये ज़रूरी है, ये आइनी तकाजा है। यही रिमार्क्स थे बेंच की तरफ से भी कि आइन के तहत इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, लेकिन अब ये गवर्नर का आइन के आर्टिकल 105 के तहत इख्तियार भी है और ज़िम्मेदारी भी है कि जब कोई सूबाई असम्बली तहलील हो, निगरान सेटअप आए, तो उसके बाद उसने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना होता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर की तरफ से जो खतूत लिखे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत भी हुई, उसके बाद भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती रही कि जी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है 90 दिन का और इंतखाबात नहीं हो रहे। तो आज सुप्रीम कोर्ट यही नुक्ता डिसाइड करेगी जो इन इलेक्शंस के लिए भी और आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए भी एक मिसाल होगा। ऑलराइट जी, अच्छा जी, तो अब ये बताएं कि अब एंटिसिपेशन क्या है, कितनी देर में फैसला आ सकता है? जज साहिबान क्या पहुंच चुके हैं अब तक कमरा अदालत में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब से कुछ देर के बाद, अभी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया, और कमरा अदालत में जजेस के आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि जजेस यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये फैसला सुनाएगी। तमाम ही लोगों की नज़रें हैं यहाँ पर। ऐलान यही किया गया था जब गुज़िश्ता रोज़ समाअत कंक्लूड हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं वो अदालत में आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट कल 11 बजे से पहले ये फैसला सुना देगी। लेकिन ये जो ताख़ीर अपेरेंटली लग रहा है कि हो रही है, क्योंकि 11 से पहले का ऐलान किया गया था, तो ये एक बहुत टेक्निकल इशू है, बहुत आइनी सवालात इसमें शामिल हैं। तो डेफिनेटली ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि इसमें टाइम लग सकता है। माजी में भी हमने देखा। राजा मोहसिन, एक और चीज़ मैंने जो आपसे पहले भी सवाल किया था, आपको याद होगा, आपने कहा था कि 10:30 बजे के बाद फैसला आ सकता है, तो मैंने कहा था कि 11 बजे अमूमन ये होता है सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक होती है, तो आज क्या वो ब्रेक ऑब्जर्व की जाएगी या कंटिन्यू रखेंगे सिलसिला अभी? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 11 से 11:30 बजे तक ये एक रिवायत है, यहाँ पे ब्रेक होती है, उसको टी ब्रेक भी कहा जाता है। फिर जजेस 11:30 बजे दोबारा असेंबल होते हैं अपने कोर्ट रूम्स में, और आज भी ये जो ब्रेक है ये रूटीन के मुताबिक ऑब्जर्व की जा रही है। और लेकिन जो ये 5 जजेस हैं ये आज रूटीन का दीगर कोई केस भी नहीं सुन रहे। गुज़िश्ता रोज़ जो रोस्टर आज के लिए जारी किया गया था जजेस का, तो यानी कि राजा मोहसिन हम ये कह सकते हैं कि फैसला जो है वो आज 11 बजे, अभी जाहिर है कि ब्रेक चूंकि ऑब्जर्व की जा रही है, तो 11:30 बजे फैसला आएगा। देखिए, किसी हद तक ये बात भी कही जा सकती है, लेकिन ये जजेस क्योंकि आज केसेस दीगर कोई सुन नहीं रहे, इनकी कोर्ट मसरूफियात नहीं है, इनको सिर्फ इन्होंने ये फैसला आज सुनाना है जो इंतखाबात की तारीख से मुतालिक है। तो हो सकता है कि अगर वो देखा जाए ब्रेक वाली बात 11:30 बजे दोबारा जजेस आमतौर पे कोर्ट रूम्स में असेंबल होते हैं, लेकिन ये एक गैर रिवायती चीज़ है क्योंकि इन जजेस की आज दीगर मसरूफियात नहीं रखी गई, जो दीगर केसेज हैं वो ये नहीं सुन रहे, सिर्फ यही जो इंतखाबात से मुतालिक फैसला है यही सुनाना है। तो लिहाजा इस हवाले से भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि नहीं हो सकती। आप ही बता रहे हैं कि दीगर केसेस नहीं है और आज सिर्फ इसी केस पर फोकस है। 11 बजे का टाइम है, 11 बज चुके हैं, अहम केस है
जिसकी समाअत हुई। 2 रोज मुसलसल समाअत जारी रही। असकुद नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। एतराज़ात आए 2 जजेस पर पीडीएम जमातों की जानिब से। उसके बाद 2 जजेस ने अपने आप को अलहदा किया, बाद में 2 और जजेस ने अपने आप को अलहदा किया। यूं 4 जजेस बेंच से अलहदा हुए। अब ये रह गया 5 रुकनी बेंच। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन समाअत की और दलाइल दिए गए पीडीएम जमातों के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे फारूक एच नाइक उनकी जानिब से। साथ ही सलमान अकरम राजा ने सदर साहब की तरफ से दलाइल दिए और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल दिए और आबिद जुबैरी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट बार है उनकी जानिब से रिप्रेजेंटेशन करके तमाम तर आइनी और कानूनी जो मुआरिजात है वो सामने रखी। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा ये वो तमाम दलाइल पर पहुंचने के बाद कि किसका इख्तियार है, किसने तारीख देनी है, 90 दिन से मामला एक्सीड हो सकते हैं कि नहीं, और 90 दिन तक अब क्योंकि बहुत सारे दिन गुजर गए हैं इस 90 दिन में 40-45 दिन गुजर गए हैं, तो अब जो इलेक्शन की तैयारी है, जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है उसमें कितना टाइम दिया जा सकता है, ये तो ज़ाहिर डिटेल्ड फैसले में हमारे सामने आ सकता है। एंड मुमकिन है आज इस बात का तयन ज़रूर हो जाएगा कि जब भी ऐसा मरहला आएगा, असेंबलियाँ तहलील होंगी, 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो उस इलेक्शन की तारीख को किसने देना है। ऑल राइट जी। और इस वक्त अब इस्लामाबाद चलेंगे और वहाँ पर मारियम अहमद भी मौजूद हैं, खावर गुम्मद भी हैं और ज़ाहिर है कि काफ़ी पैनल हमारा वहाँ पर मौजूद है, तो उनकी जानिब चलते हैं।